तो आपका सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। बेसिक इंट्रोडक्शन हम सभी लोगों को पता ही है कि हम किस चीज़ के साथ डील करेंगे। दो चीज़ें हैं आपके पास, देखिए एक आपके पास है पेपर 1, दूसरा है आपके पास पेपर 2। हमने कल भी इस चीज़ को डिस्कस किया था। जो पेपर 1 है आपका, हम डील करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी। लूज वर्ड्स में हम बोल सकते हैं ज़्यादातर किन चीज़ों के साथ, थ्योरी के साथ। जो आपका पेपर 2 है वो स्पेसिफिकली डील करता है आपके पास दैट इज इंडियन सोसाइटी। तो ज़्यादातर इस पोर्शन को क्या भी बोल दिया जाता है, दैट इज अप्लाइड। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। ज़्यादातर बेसिकली बहुत कम ऐसे पोर्शंस हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंटली देखने को मिलेंगे। नहीं, ज़्यादातर पेपर 2 के अंदर आपको पेपर 1 की एक्सटेंशन ही देखने को मिलेगी। जैसे हमने कल, मैंने आपको थोड़ा सा थिंकर्स के बारे में भी बताया था। फिर आपके पास जैसे कि कुछ टॉपिक्स हैं, अगर हम बात कर रहे हैं रिलीजन है, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी है, तो ये सारी चीज़ें आप पेपर 2 के अंदर भी पढ़ेंगे। सोशल मूवमेंट, फॉर एग्जांपल, सोशल मूवमेंट का कंसेप्ट आया कहाँ से, रिलीजन है तो रिलीजन का कंसेप्ट आया कहाँ से, क्या मीनिंग है इस चीज़ का, कहाँ कौन थिंकर इस चीज़ के बारे में क्या बोलता है। फिर इंडियन सोसाइटी में एप्लीकेशन कि रिलीजन की हमारी सोसाइटी में क्या सिग्निफिकेंस है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, सेकुलरिज्म ज़्यादा है, सेकुलरिज्म कम है, इन सारी चीज़ों के साथ आप डील करेंगे। तो पेपर 1 आपका फंडामेंटल्स आ जाएगा, पेपर 2 आपके पास आ जाएगा अप्लाइड पोर्शन आपका इंडियन सोसाइटी वाला। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस चीज़ के साथ देखिए क्या है आपके पास, दैट इज, एक मिनट रुको यार, ये बोर्ड भी नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास, अगर हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास थोड़ी सी एक बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए, दैट इज सोशियोलॉजी है क्या। ये हम आखिरकार पढ़ने क्या वाले हैं, हमारा एक बेसिक मोटिव जो होगा स्टडी के साथ, हम किस चीज़ के साथ डील कर रहे हैं। देखिए, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जाएंगे हम, एक सिंपल जो आपको समझ आने वाली डेफिनेशन है। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो किस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, सोसाइटी को पढ़ना चाहते हैं। सोसाइटी में क्या पढ़ना चाहते हो आप? सिंपल बात है, हमारी सोसाइटी में कुछ क्या चल रहे हैं, दैट आर द इश्यूज़। हम इन इश्यूज़ को क्या करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, उनका सल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। किस चीज़ के लिए? ताकि आपकी सोसाइटी में क्या मेंटेन रहे, पीस एंड ऑर्डर। ये एक जो सोशियोलॉजिस्ट है उसका बेसिक टास्क है, जो भी वो कुछ करेगा। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि जैसे हम लोग सभी क्लासेस में बैठे हैं तो आप भी सभी लोग सोशियोलॉजिस्ट बन जाएंगे। कैसे? अगर हम बात करेंगे कि सोसाइटी में, अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि भाई सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है, सोसाइटी में कौन कौन से इश्यूज चल रहे हैं, आप 4 बातें बताओगे, मैं आपको 4 बातें बताऊंगा, आप कुछ सोल्यूशंस बताओगे, मैं आपको सोल्यूशंस बताऊंगा। हम डिस्कशन किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं, दैट इज सोसाइटी। तो ये कौन बन जाएगा? आपका सोशियोलॉजिस्ट। सही बात में अगर टर्म्स में बोले तो आप चाय पकौड़ा साइंटिस्ट बोल सकते हो। क्यों? बैठे हैं बेसिकली, साथ में बातें कर रहे हैं, और बेसिक मोटिव क्या है उन बातों का, दैट इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस क्या है, ये चीज़ के लिए सोशियोलॉजी की ज़रूरत क्या है। अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं भी डिस्कस कर सकता हूँ, आप लोग भी डिस्कस कर सकते हो, 4 लोग बाहर भी बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। और ये आज की बात नहीं है, रादर बहुत ज़्यादा टाइम से, आप हज़ारों सालों से लेकर आओ, लोग तो सोसाइटी के बारे में डिस्कस करते ही रहते हैं कि भाई सोसाइटी में क्या खराब। आप घर पे चले जाओगे, हो सकता है आपके ग्रैंडफादर या कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो वो बैठ के बोल देंगे भाई सोसाइटी में आजकल चीज़ें ठीक नहीं चल रही, हम सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज चाहते हैं, या सोसाइटी में कुछ ना कुछ चेंज हो रखा है, तो भाई ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है हमारे समाज के लिए। तो वो भी डिस्कस कर रहे हैं। फिर उन लोगों में और आप लोगों में, या स्पेसिफिक जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन लोगों में फ़र्क क्या है? फ़र्क एक सिर्फ एक बात का है कि जो उन लोगों की बातें हैं वो किस चीज़ के ऊपर है, वो उनका पर्सनल क्या है, एक्सपीरियंस है, या आप क्या बोल सकते हो, वो उन लोगों का क्या है, पर्सनल ओपिनियन है। जैसे मुझे ठीक लगा मैंने बता दिया। लेकिन जब भी सोशियोलॉजिस्ट इन सभी चीज़ों के बारे में सोल्यूशन बताएगा तो सिर्फ एक्सपीरियंस या ओपिनियन नहीं रहेगा, इन सभी चीज़ों के पीछे एक क्या चलेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी कैसे?
जैसे कि हमारी साइंस में चलती है, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिसर्च करेंगे, सोल्यूशन को वेरीफाई करेंगे, क्या वो सोल्यूशन एप्लीकेबल है भी या नहीं, हमारी सोसाइटी में एप्लीकेबल है, क्या किसी और की सोसाइटी में एप्लीकेबल है या नहीं है। तब जब उस चीज़ की रिलायबिलिटी हमारे पास टेस्ट हो जाएगी, तब हम बोल सकते हैं कि यार ये सोल्यूशन हमारे पास वैलिड है। अगर किसी एरिया में सोसाइटी के प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस पर्टिकुलर चीज़ को अप्लाई कर दो। जैसे कि कोई भी चीज़ लगा लो, भाई फैमिली है, क्या फैमिली कोलैप्स कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या मैरिज है कोलैप्स कर रहा है या चल रहा है, क्या चल रहा है उसके अंदर। कुछ लोगों ने बोला यार इश्यूज भी हैं, हमें इस इंस्टीट्यूशन को रिवाइव भी करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और उन लोगों ने जाकर अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होगा। वो उस चीज़ को स्टडी करेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, और वो सोल्यूशन को अप्लाई कहाँ पे करेंगे, 2-3 सोसाइटीज़ के अंदर। इंडिया में अप्लाई कर लिया, अमेरिका में अप्लाई कर लिया, मिडिल ईस्ट में अप्लाई कर लिया। जब लगेगा कि यार हर जगह ये चीज़ वैलिड है, हमें सिमिलर रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है, तो हम इस चीज़ को क्या बता देंगे, दैट विल बी वैलिड कंक्लूजन। अब इसके आगे की अगर बात करें तो देखिए और भी ज़्यादा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा काम। हमारी सोसाइटी में 2 चीज़ें चलती हैं, एक तो सोसाइटी खुद ही है, एक इन चीज़ों के अंदर क्या चलता है, दैट इज इंडिविजुअल। सारी सोशियोलॉजी में आपको इन दोनों चीज़ों के अंदर ही टसल देखने को मिलेगा। कुछ थिंकर्स आपके पास ऐसे आएंगे जो क्या बोलेंगे कि यार जो सोसाइटी है ना ये सुप्रीम है, यही बताएगी कि आपको कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम जो है वो नहीं करना है। कुछ थिंकर्स ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि देखिए सोसाइटी बताने वाली कोई नहीं होती, इसकी क्या अथॉरिटी है, हम इसकी बात क्यों माने। जो इंडिविजुअल है, इसकी विल, इसका ओपिनियन, इसकी फ्रीडम जो है, ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा मैटर करती हैं। ये अपने हिसाब से काम करेगा, इसको कोई बताने वाला नहीं हो सकता। तो दोनों की टसल चलती है, कोई बोलता है ये ऊपर आएगा, कोई बोलता है इंडिविजुअल ऊपर आएगा। लेकिन अगर रियलिटी में देखेंगे, आपके पास जो बेसिक कंक्लूजन हम निकालेंगे वो क्या होगा, दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सोसाइटी इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करेगा और इंडिविजुअल सोसाइटी को शेप करेगा। जैसे अगर मैं बेसिक एग्जांपल बताऊं, मैंने कल भी बताई थी आपको, आप कहाँ पे पहुंचे यूपीएससी की प्रेपरेशन में, आपको लगता है कि आपका ओपिनियन है, आपकी फ्रीडम है, आपने सोचा है, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों से घिरा हुआ है, रादर बंधा हुआ है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल फैमिली, आपके पास रिलीजन, किनशिप लगा लो, आपके रिलेटिव्स, इंडियन सोसाइटी की बात करें, कास्ट, क्लास, पैट्रियार्की, और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपकी, जिन चीज़ों के साथ आप डेली बेसिस के ऊपर सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हो, ये सारी चीज़ें आपको क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई ना कोई इम्पैक्ट जो है वो छोड़ती हैं बहुत बड़ा। जैसे हमने यहाँ पे बोला कि आपने बोला कि भाई यूपीएससी की तैयारी करनी है, सबसे पहले आपको यूपीएससी के बारे में शायद बताया किसने, हो सकता है आपकी फैमिली ने बताया हो, ठीक है। फिर उस चीज़ की रीइंफोर्समेंट आपको कहाँ पे मिली, शायद रिलेटिव्स के अंदर मिली हो कि भाई उन लोगों ने बोला होगा यूपीएससी की तैयारी तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। आप सोसाइटी में थोड़ा सा और बाहर निकले, आपके फैमिली वाले थे, फ्रेंड्स के अलावा कुछ आपके पीयर ग्रुप के लोग हैं, आपके टीचर्स हैं, उन लोगों ने भी बोला बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपने कुछ लोगों की अथॉरिटी देखी, जब वो लोग कहीं से निकल रहे थे, गुजर रहे थे, आपने बोला कि यार उन लोगों का जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मुझे आपके पास 2 ऑप्शंस थे, आपने बोला कि यार मैं एक नॉर्मल जॉब भी कर सकता हूँ, मैं एक यूपीएससी की जॉब भी कर सकता हूँ। रादर आपका जो डिसीजन है वो किस चीज़ की तरफ ओरिएंट हुआ, दैट इज़ टूवर्ड स्टेटस। क्यों, आपकी सोसाइटी में किस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाता है, दैट इज़ पावर। तो आपने बोला यार ठीक है इस चीज़ की तरफ चलते हैं। तो सोसाइटी ने कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के लिए क्या किया, इन्फ्लुएंस किया। उसी तरीके से आप भी सोसाइटी को क्या करते हो, इन्फ्लुएंस करते हो। सोसाइटी कभी भी स्टैटिक फिनोमेना नहीं रहता, सोसाइटी के अंदर हमेशा आपको क्या देखने को मिलता है, दैट इज़ चेंज। 1000 साल पहले सोसाइटी कुछ और थी, 500 साल पहले कुछ और थी, आज जो है बेसिकली सोसाइटी कुछ और है। आगे वाले 500 साल में भी कुछ ना कुछ बदल जाएगी। अगर अभी की बात भी करें तो अभी भी सोसाइटी चेंज के अंदर है। फॉर एग्जांपल यही लगा लो, आपकी सोसाइटी को ज़्यादातर चलाता कौन है, आपकी सरकार चलाती है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या बनाती है, स्कीम्स बनाती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, कुछ ना कुछ लॉ लेकर आती है। ये सारी चीज़ें सोसाइटी को क्या करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं, कहीं ना कहीं उसकी फंक्शनिंग को कहीं ना कहीं बेसिकली चेंज करती हैं। अब कई एरियाज़ में क्या देखने को मिल सकता है आपको, जो ये स्कीम, पॉलिसीज़ या लॉज हैं, ये गवर्नमेंट ने बनाए कहाँ से, हो सकता है इंडिविजुअल्स ने मिलकर कहा हो गवर्नमेंट के ऊपर क्या कि हमें इस पर्टिकुलर चीज़ के कोई लिए स्कीम चाहिए या क्या चाहिए, लॉ चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है कि
पहले वाले टाइम्स में रिलीजन की बहुत ज़्यादा अथॉरिटी थी, सोसाइटी रिलीजन के बेसिस के ऊपर चलती थी, तो लोगों ने क्या बोला कि नहीं भाई हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। गवर्नमेंट क्या लेकर आए हमारे लिए? सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म सभी लोगों ने अडॉप्ट कर लिया तो सोसाइटी का नेचर भी चेंज हो गया। सभी लोगों ने बोला कि हमें इंडिविजुअल फ्रीडम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, डिग्निटी चाहिए, हमें बेसिकली क्या चाहिए, राइट टू लाइफ चाहिए, हमें नेचुरल राइट्स हर एक आदमी के, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो सरकार ने उस चीज़ के लिए क्या बना दिया? लॉ बना दिया। उस चीज़ से सोसाइटी का नेचर भी क्या हो गया? चेंज। तो दोनों एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि किसी एरियाज में आपको सोसाइटी डोमिनेंट देखने को मिलेगी, किसी एरियाज में आपको इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि जो सोसाइटीज़, जो पुरानी सोसाइटीज़ थी, जो कलेक्टिविज्म के ऊपर ज़्यादा बेस्ड थी, जहाँ पे ट्रेडिशन जो था, आपका रिलीजन जो है, जिसकी ज़्यादा अथॉरिटी थी, वहाँ पे आपको ज़्यादातर डोमिनेंट कौन देखने को मिलेगा? सोसाइटी। जो सोसाइटीज़ इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बेस्ड हैं, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं, इन सभी चीज़ों का क्रक्स है, उन सोसाइटीज़ में आपको ज़्यादातर डोमिनेंट कौन देखने को मिलेगा? दैट विल बी इंडिविजुअल। जो सोसाइटीज़ ट्रांजिशन में है, ट्रांजिशन में जैसे हमारी सोसाइटी है, अभी हम कलेक्टिविज्म से इंडिविजुअलिज्म की तरफ क्या है, हम चल रहे हैं, हम अभी तक पहुँचे नहीं हैं। हमारी सोसाइटी में कुछ ये भी है, कुछ एरियाज़ में ये भी एग्जिस्ट करता है, तो दोनों एरियाज़ के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात बोलूँ आपको, 2 साल पहले आपकी कंट्री में एक जजमेंट आई थी, जिसे आप क्या बोलते थे? सबरीमाला केस जजमेंट है, ट्रिपल तलाक को लेकर लगा लो। तो दोनों के बीच में टसल है। जो लोग इंडिविजुअलिज्म को प्रेफर करते हैं, उनका क्या मानना है कि भाई इक्वालिटी है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। कुछ लोग जो इस चीज़ को मानते हैं, उनका क्या मानना है कि हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी को डाइल्यूट किया जा रहा है, तो ये चीज़ बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो बिल्कुल गलत है। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा। जैसे कि उस टाइप की सोसाइटी को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन सोसाइटी, जो इंडिया में देखने को मिलता है। ना अभी इस तरफ है, ना अभी इस तरफ है, दोनों ही चीज़ें आपकी सोसाइटी में बेसिकली कहीं ना कहीं डोमिनेंट है। और ये बोला जाता है कि जो ट्रांजिशन सोसाइटी है, इट इज़ द मोस्ट डेंजरस प्लेस टू लिव। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है एट द एंड ऑफ द डे आपको बिहेव कैसे करना है, सही और गलत किसे माना जाएगा। अगर आप इसके हिसाब से करोगे तो ये वाले बुरा मान जाएंगे, इसके हिसाब से करोगे तो ये वाले बुरा मान जाएंगे। हमेशा आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा सोसाइटी के अंदर। और कभी कभार ऐसा हो सकता है कि उन सोसाइटीज़ के अंदर जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा मेंटेन्ड नहीं है, तो आपको बेसिकली इस चीज़ के ऊपर क्या भी देखने को मिले? वायलेंस। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, क्या बेस्ट, दैट इज़ इंटरकास्ट मैरिज। तो सोसाइटी, जो आपकी सोशियोलॉजी है, वो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों के साथ डील करती है। आपका पहला चैप्टर जो है वो भी इसी चीज़ के रिलेटेड है, जिस चीज़ को आप क्या बोलते हो? दैट इज़ इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इसी चीज़ के साथ हम डील करेंगे कि सोशियोलॉजी ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा एक ऐसी इमीडिएट नीड आन पड़ी आपके ऊपर कि भाई हमें एक सब्जेक्ट बनाना पड़ गया सोसाइटी को पढ़ने के लिए, सोसाइटी की सॉल्यूशंस को बनाने के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे मैंने पहले बताया, ऐसा नहीं है कि बेसिकली जब सोशियोलॉजी नहीं थी तो लोग सोसाइटी के बारे में डिस्कशन नहीं करते थे, सोसाइटी के इश्यूज़ को ठीक नहीं करना चाहते थे, लोग सोसाइटी में पीस या हारमनी नहीं चाहते थे। लोग हज़ारों सालों से, प्लाटो के टाइम से बेसिकली इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन क्रिएट करते आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर प्रॉब्लम रही है। कुछ बेसिक प्रॉब्लम की अगर बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही है? दैट इज़ मेथोडोलॉजी। जो लोगों ने सॉल्यूशंस बताए या जो लोगों ने बेसिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया इन चीज़ों के लिए, उन चीज़ों के अंदर कोई मेथोडोलॉजी नहीं थी। रादर जो वो सॉल्यूशंस थे वो फुल प्रूफ नहीं थे। इमीडिएट चीज़ को तो ठीक कर देते थे। फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म के लिए रेक्टिफाई कर दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी एज सच सस्टेनेबल मैकेनिज्म नहीं एग्जिस्ट करता था। उन चीज़ों के लिए हमने ये बोला कि सोशियोलॉजी बनानी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात क्या है? सोशियोलॉजी इमर्ज कहाँ पे हुई? देखिए, सोशियोलॉजी इमर्ज होती है आपकी यूरोप में। यूरोप में कहाँ पे स्पेसिफिकली हम बात करेंगे? दैट इज़ फ्रांस के अंदर। 2 से 3 चीज़ें हैं जो बेसिकली बहुत अच्छी स्टोरी है रादर इस चीज़ की, इमरजेंस की, जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, जो आपके पेपर के अंदर भी लिखा है। एक चीज़ लिखी है, दैट इज़ सबसे पहली मॉडर्निटी, ठीक है। फिर लिख आता है बेसिकली एंड इट्स इमरजेंस इन यूरोप, स्पेसिफिकली फोकस करता है। क्यों? मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि इसकी इमरजेंस हुई ही यूरोप के अंदर है। अब देखना ये पड़ेगा कि मॉडर्निटी को स्पेसिफाई क्यों किया गया है यहाँ पे, ऐसा क्या हो गया कि स्पेसिफिकली मॉडर्निटी के बाद ही सोशियोलॉजी का इमरजेंस हुआ। उस चीज़ लिखने वाला काम अभी छोड़ दो, लिखवाऊंगा मैं आपको डिटेल में, अभी सिर्फ समझो बैठकर। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि मॉडर्निटी है क्या।
एक सिंपल टर्म्स के अंदर, अगर लेमन टर्म्स में बात करें तो एक सिंपल लाइन के अंदर आप क्या बोल सकते हो, देखिए एक सोसाइटी का आपका एक तौर तरीका है जिस तरीके से आपकी सोसाइटी चल रही है, अगर आप कुछ उस चीज़ से हटकर आप क्या करते हो, कुछ नया करने की कोशिश करते हो, उस चीज़ को क्या बोला जाता है, मॉडर्निटी। या अगर डेफिनेशन के टर्म्स में भी लिखें तो दैट इज ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन। जैसे कोई चीज़ चलती आ रही है बेसिकली हज़ारों सालों से, कोई हज़ारों टाइम्स के अंदर से, मैं उससे कुछ हटकर अगर नई चीज़ करना चाहता हूं तो उस चीज़ को क्या बोला जाएगा, मॉडर्निटी। और इस चीज़ का हमेशा हम पता कैसे चलेगा, हम इस चीज़ का क्या करेंगे, कंपैरिजन। जैसे कि मैं आज कर रहा हूँ भाई, 500 साल पहले सोसाइटी ऐसी थी, आज 500 साल के बाद ऐसी है। जिन जिन चीज़ों में मुझे पता चलेगा कि बेसिकली मैं कुछ नया कर रहा हूँ, वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, मॉडर्न बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि मॉडर्निटी का जो टर्म है ये आज ही की सोसाइटी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। जब 17th और 18th सेंचुरी थी, एनलाइटनमेंट का टाइम आया, आपके पास रेनेसा का टाइम पीरियड आया, तब भी कुछ लोग ऐसी चीज़ें कर रहे थे जो पुराने टाइम से बहुत ज़्यादा हटकर थी, तो लोग उन चीज़ों को क्या बोल देते थे कि ये क्या है, मॉडर्न तरीका है। जैसे आज भी फॉर एग्जांपल 100-200 साल से अगर कोई चीज़ चली आ रही है, अगर आप कुछ उससे हटकर करना चाहेंगे, कुछ नया करना चाहेंगे, तो उस चीज़ को आप क्या बोल देंगे, मॉडर्न। लेकिन मॉडर्निटी के पहले क्या, इस इरा को बेसिकली ज़्यादातर किस चीज़ के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है, दैट इज एनलाइटनमेंट। आप लोगों ने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, जो आपके पास 14 से 17th सेंचुरी का टाइम पीरियड है, जब यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। आपको पॉलिटिकल सिनेरियो में भी देखने को मिलता है, सेकुलरिज्म के अंदर भी देखने को मिलता है, नए नए सब्जेक्ट्स आकर देखने को मिलते हैं आपके पास। लेकिन मॉडर्निटी से पहले था क्या आपकी सोसाइटी में, मॉडर्निटी से पहले जो यूरोप का टाइम पीरियड था उसके अंदर क्या चलता था, दैट वाज डार्क एजिस। क्यों इस पीरियड को डार्क एजिस बोला गया, इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, यूरोप के अंदर एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे अगर मैं रिलीजन की बात करूँ तो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी जो डोमिनेंट है, उस चीज़ को आप क्या बोल देते हो, चर्च। दूसरी तरफ अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो वहाँ पे क्या चलती है, दैट इज़ मोनार्की। मोनार्की का मतलब कौन राज कर रहा है, दैट इज़ किंग। और किंग का जो बेसिकली रूल है वो किस चीज़ के ऊपर ज़्यादातर बेस्ड है, जैसे हमारी सोसाइटी में भी एक टाइम के ऊपर होता था, दैट इज़ फ्यूडल लॉर्ड्स। डिफरेंट उसके लॉर्ड्स हैं। ये लॉर्ड्स क्या करते हैं, इस राजा की किस चीज़ को फुलफिल करते हैं, दैट इज आर्मी नीड्स। अब है क्या, इन दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, नेक्सस एग्जिस्ट करता है। जो राजा है बेसिकली उसे अपना रूल मेंटेन करना है, उसे लेजिटिमेसी चाहिए। वो लेजिटिमेसी कहाँ से डिराइव करता है, चर्च से डिराइव करता है। चर्च ये बोलती है कि देखिए एक हमारे पास डिवाइन रूलर है, ये शैडो ऑफ गॉड है, जिसको आपको भगवान ने भेजा है, गॉड ने भेजा है आपको एम्पावर करने के लिए, आपको बेसिकली आपकी जो एस्पिरेशंस हैं या आपके इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। राजा क्या बोलता है इन रिटर्न चर्च को, राजा बोलता है कि बेसिकली अगर देखिए मेरा राज मेंटेन रहेगा, मेरा रूल मेंटेन रहेगा, तो मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा, मैं ये बोलूँगा कि जो आप ही का रिलीजन है वही सिर्फ मेरी कंट्री में अलाउ किया जाएगा और किसी चीज़ को अलाउ नहीं किया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो भी लोगों की पर्सनल लाइफ है, चाहे वो मैरिज करें, चाहे वो फैमिली का कुछ ना कुछ करें, चाहे वो बेसिकली आपके साथ कुछ कोई क्राइम कर रहा है, उस चीज़ के लिए पनिशमेंट है, उन सारी चीज़ों को गाइड कौन करेगा, रिलीजन। क्यों, क्योंकि देखिए रिलीजन कब तक एक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्लेस होल्ड करेगा, तब तक ही करेगा अगर वो सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा क्या है, उसको बहुत लोगों ने अडॉप्ट किया है या आपकी लाइफ को वो क्या कर रहा है, गवर्न। जब तक वो गवर्न नहीं करेगा, विजिबल नहीं रहेगा आपको, तो उसकी अथॉरिटी या उसकी सिग्निफिकेंस भी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। इन दोनों लोगों का क्या चल रहा है, दैट इज नेक्सस, और ये दोनों लोग राज कर रहे हैं। अब है क्या, जो चर्च का वर्ड है बेसिकली वो फाइनल वर्ड है, आप उसकी अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। चर्च ने बोल दिया कि देखिए अर्थ सेंटर में है, सभी प्लैनेट्स उसके आसपास घूम रहे हैं, तो आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी। राजा ने बोल दिया किसी ने क्राइम किया तो इसको गिलोटिन कर दो, इसको डेथ पेनल्टी दे दो। राजा का वर्ड जो है बेसिकली वो क्या है, लॉ। 2-3 लोग हैं बेसिकली जो सबसे ज़्यादा राज कर रहे हैं इन सोसाइटीज़ के अंदर। अगर हम बात करें, आप लोगों ने ये चार्ट देखा होगा, एक आपके पास यहाँ पे कौन है, एक नोबल्स हैं, एक आपके पास क्लर्जी है, नीचे बेसिकली आपके पास कौन है, कॉमन सिटीजन, एक आपके पास क्या है, राजा। ये 3 लोग हैं जो सोसाइटी में लग्जूरियस लाइफस्टाइल को लीड कर रहे हैं। रादर सारी इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कोई इन लोगों के ऊपर लैंड सीलिंग एग्जिस्ट नहीं करती, जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है। रादर क्या है, एक कंट्री के अंदर फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्टेट्स हैं,
राजा ने डिफरेंट डिफरेंट फ्यूडल लॉर्ड्स बना रखे हैं। ये फ्यूडल लॉर्ड्स बेसिकली ऑटोनॉमी के बेसिस के ऊपर उन स्टेट्स को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि फ्यूडलिज्म के अंदर जो राजा है वो भी टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि जब तक फ्यूडल लॉर्ड्स उसका साथ नहीं देंगे तो राजा जो है वो अपना राज मेंटेन नहीं कर सकता। इन दोनों लोगों की या इन सभी लोगों की बेसिकली क्या इच्छा है कि हम अपना रूल मेंटेन करेंगे, हमारी अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं किया जाना चाहिए, रिलीजन का वर्ड जो है वो फाइनल होगा। जो नॉर्मल लोग हैं बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा पैटी ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व हैं। पैटी ऑक्यूपेशंस में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि इन लोगों का सिर्फ क्या फुलफिल हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज सर्वाइवल। हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस है। जब भी कोई फेमाइन आता है, ड्राउट आता है या राजा कोई वॉर लड़ता है तो वो लोग टैक्स ऊपर बढ़ा देता है। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इसी चीज़ की वजह से बेसिकली क्या है मर जाते हैं हर साल। रादर बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन है इन लोगों की। फिर होता क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो कंडीशन है स्टेट सिस्टम वाली लगा लो आप, या जो ये दोनों के अलायंस वाली बात है, ये चीज़ एटलीस्ट 1000 साल तक एक यूरोप के अंदर चलती है। मिडीवियल इरा ऑफ यूरोप भी बोल देते हैं जिस चीज़ को। फिर होता क्या है कि यूरोप का टाइम जो है धीरे धीरे चेंज होता है। चेंज कैसे होता है, उस सोसाइटी के अंदर थोड़ी सी चेंजेस देखने को मिलती हैं आपको। चेंजेस कौन सी देखने को मिलती हैं, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। इन चेंजेस को अगर मैं बड़े टर्म्स में, हैवी वर्ड्स में बात करूं तो आप लोग क्या भी बोल देते हो, दैट इज कॉल्ड एज रेनेसा। रेनेसा का मतलब क्या होता है, एक सिंपल वन वर्ड में रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ, किसी सोसाइटी का दोबारा बर्थ होना। रेनेसा इन यूरोप का मतलब क्या होता है, रीबर्थ ऑफ यूरोप। रीबर्थ ऑफ यूरोप का मतलब क्या हो गया, अब लोगों के अंदर इतनी चेतना आई, इतनी एनलाइटनमेंट आई, इतनी उन लोगों के अंदर थोड़ी सी कैपेसिटी आई सोचने की, रीज़न करने की, एविडेंस को जनरेट करने की। वो लोग दोबारा किसी एक सोसाइटी को अचीव करना चाहते हैं। वो सोसाइटी कौन सी है, जैसे पहले होती थी। आप ये लगा लो ग्रीक सिविलाइजेशन लगा लो, या कौन सी लगा लो आप, रोमन सिविलाइजेशन, जहाँ पे आर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जो थिंकर्स हैं वो लोग सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं। प्लाटो का रूल है, अरिस्टोटल है, बेसिकली आपके पास रोमन एम्पायर है, वो इतना ज़्यादा बड़ा है, वो आर्ट को बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करवा रहा है। सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन जब इन सिविलाइजेशंस का डिक्लाइन हुआ तो इन उस इरा को हमने क्या बोला, दैट इज़ कॉल्ड एज डार्क एजिस। अब ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग इस चीज़ के ऊपर दोबारा पहुंचना चाहते हैं कि यार जैसे उस टाइम के अंदर यूरोप में इतना ज़्यादा एडवांसमेंट था, इतनी ज़्यादा हमारी प्रॉस्परस लाइफ थी, हम उस चीज़ की तरफ ज़्यादा पहुंचेंगे। और इन चीज़ों के लिए इन लोगों ने सबसे बड़ा एनिमी दो चीज़ों को माना। पहला ऑब्वियसली कौन, दैट इज़ रिलीजन, और दूसरा किसे माना, दैट इज़ किंग। क्यों, क्योंकि अब इस टाइम के अंदर हुआ क्या, रिलीजन की एजुकेशन जो है वही सिर्फ डोमिनेंट है, और रिलीजन की एजुकेशन को सिर्फ पढ़ कौन सकता है, चर्च वाला। इन लोगों ने एक लैंग्वेज इंपोज कर दी जिस चीज़ को आप क्या बोल देते हो, लैटिन। तो ये लोग नॉर्मली पढ़ भी नहीं सकते। फर्दर स्कोप ऑफ जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा नैरो है। इस चीज़ की वजह से कोई बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं हो रही है सोसाइटी के अंदर, कोई बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस नहीं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज नहीं हो रही हैं। जो राजा है इसने लोगों की फ्रीडम को क्या कर दिया है, टोटली ख़त्म कर दिया है। कोई इंडिविजुअल राइट्स का फिनोमिना नहीं है, कुछ नहीं है। तो सोसाइटी के अंदर एक चेतना आई, एक एनलाइटनमेंट आई कि हम रीबर्थ चाहते हैं। हम उस जो हमारी एक एशियंट सिविलाइजेशन है जो इतनी ज़्यादा प्रॉस्परस थी, हम उस चीज़ को दोबारा से अचीव करना चाहते हैं। इस रेनेसा के अंदर तीन चीज़ें हैं जो बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई। पहली कौन सी, एक जिसे आप बोल देते हो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दूसरा आप क्या बोल देते हो जिस चीज़ को, दैट इज़ कॉल्ड एज कमर्शियल रेवोल्यूशन। तीसरा आप किस चीज़ को बोल देते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और एक हमारी आ जाती है इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन। अगर मैं इन चारों चीज़ों को कंबाइन कर लूँ साथ में तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज रेनेसा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन के साथ। देखिए कुछ जैसे सोसाइटी का सिस्टम चल रहा है, ऑब्वियसली मैंने क्या बताया आपको, कुछ लोग उस चीज़ के ऊपर अपना कंसर्न रेज करेंगे कि देखिए यार राजा जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों के राइट्स को ख़राब कर रहा है। राजा का मन करता है कभी किसी लोगों को मार देता है, कभी किसी लोगों के ऊपर टैक्स जनरेट कर देता है। अगर हम रिलीजन के पास पहुंचते हैं तो वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। रादर रिलीजन वाले लोग किस चीज़ की बात करते हैं, वो बोलते हैं अभी के लिए आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो, आपको इस चीज़ का जो रिवॉर्ड है कब मिलेगा, आफ्टर लाइफ में। अगर राजा फॉर एग्जांपल एक कॉमन सिटीजन जो है वो चर्च के इंडिविजुअल के पास, प्रीस्ट के पास पहुंच रहा है, वो बोल रहा है सर मेरी जो पोजीशन है सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा खराब है, मैं क्या करूं, राजा जो है हमारी बात नहीं सुनता।
अगर हम आवाज उठाते हैं तो हमें मार देता है, हम सोचते हैं कि राजा के खिलाफ रिवोल्ट कर दे, तो वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना आप लोगों को, आपका काम है कि आप राजा के लॉयल सब्जेक्ट्स बनकर रहो, आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो। अगर आपका काम सही रहेगा, आप अपनी सही आपकी इंटेंशन के साथ काम परफॉर्म करते रहेंगे, तो आपको इस चीज का रिवॉर्ड कब मिलेगा? आफ्टर लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में आपको इस चीज का रिवॉर्ड बनेगा। आप शायद नोबल क्रिएट हो जाएं, आप शायद मर्चेंट का एज अ बर्थ हो जाए आपका, हो सकता है आप राजा ही बन जाएं। तो लेकिन लोगों ने ये बोला कि यार ये चीज़ तो हज़ारों सालों से चलती आ रही है, मैं सारी ज़िंदगी काम कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मिजरी कंडीशंस के अंदर है, हेल्थ मेरी ख़राब है, एजुकेशन मेरे पास है नहीं, स्किल के ऑक्यूपेशंस के अंदर कोई मेरे पास बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कोई स्कोप नहीं है, तो मेरा जो फोकस होना चाहिए, आफ्टर लाइफ तो किसी ने देखा ही नहीं है। अगर मैं प्रीस्ट को पूछता हूँ कि भाई आपने आफ्टर लाइफ देखी है, तो वो बोलता है मेरे भी नहीं देखी, रादर सिर्फ भगवान को पता है कि कौन हेवन में जाएगा कौन हेल में जाएगा। तो लोगों का जो इंटेंशन है वो शिफ्ट हो गया, उन लोगों ने बोला यार किस चीज़ के ऊपर फोकस करो, दैट इज प्रेजेंट लाइफ। अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो उस चीज़ का रिवॉर्ड मुझे कब मिलना चाहिए? इसी लाइफ के अंदर मिलना चाहिए, मैं उस प्लेजर को एंजॉय कर सकूं, रादर अपनी एक अच्छी हेल्थ क्रिएट कर सकूं, अपनी फैमिली को एक अच्छा टाइम दे सकूं, उन्हें एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर सकूं, तो ये सारी चीज़ें इसी लाइफ में होनी चाहिए। उसी तरीके से इन लोगों ने बोला यार राजा राज तो कर रहा है, लेकिन राज किस तरीके से कर रहा है, इसका रूल किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? फोर्स। रादर स्टार्टिंग में जब ये वॉर वगैरह लड़ता था, हमें प्रोटेक्ट करता था, तब तक तो ठीक था, लेकिन अब तो ये क्या कर रहा है, अपने प्लेजर को मेंटेन करने के लिए रादर हमारी कंडीशंस को और भी ज़्यादा खराब कर रहा है। तो इस चीज़ को और ज़्यादा इनलाइटन किया किस लोगों ने? जैसे कि आप लोग नाम सुनते हो, मोंटेस्क्यू है आप लोगों के पास, उसने सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी। रूसो का नाम आता है, उसने क्या बोला कि भाई जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी कि हर एक इंडिविजुअल को राइट है अपने राजा को चूज करने का, जो भी सॉवरन है उसे राइट मिलना चाहिए। डेमोक्रेसी की बात करी। उसी तरीके से वॉल्टेयर है, वॉल्टेयर ने भी बात करी इन चीज़ों की। लॉक है, लॉक ने बोला कि भाई हर एक इंडिविजुअल एज बाय द नेचर आप कैसे बॉर्न हुए हो ह्यूमन, तो आपके कुछ नेचुरल राइट्स हैं, राइट टू लाइफ आपका नेचुरल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी आपका नेचुरल राइट है। आपको इन चीज़ों को कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए जो इन चीज़ों को बेसिकली क्या कर दे, आपको खराब कर दे या इन चीज़ों को वायलेट कर दे। जब इन लोगों के आइडियाज़ को बेसिकली बहुत ज़्यादा स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ, बुक्स के अंदर आना लग गए, आपको पैम्फलेट्स के अंदर बेसिकली ये आइडियाज़ आने लग गए, तो लोगों के अंदर भी थोड़ी सी चेतना आई उस चीज़ को लेकर, और लोगों ने इन दोनों चीज़ों को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले क्वेश्चन किया किसे? रिलीजन को। ये बोला कि देखिए हम आपकी बात मानेंगे लेकिन किस चीज़ के बेसिस के ऊपर? अगर आप हमें क्या प्रोवाइड करेंगे उस चीज़ का, दैट इज़ एविडेंस एंड रीजन। आपने बोला कि देखिए जी अर्थ सेंटर में है, हम मान लेंगे अर्थ सेंटर में है, आप हमें एविडेंस प्रोवाइड कर दो। अगर एविडेंस या प्रूफ है उस चीज़ का तो हम मान लेंगे। अगर आप हमें किसी चीज़ का लॉजिक, रीज़न या एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते, हम उस पर्टिकुलर चीज़ को कभी भी नहीं मानेंगे। फिर इस चीज़ को एक्चुअली ये आइडिया भी रीज़न एविडेंस वाला आया कहाँ से? इस चीज़ की इंस्पिरेशन कौन था? दैट वाज साइंटिफिक रेवोल्यूशन। जो आपके पास एनलाइटनमेंट का एरा है, देखिए जो भी आप आज के टाइम के अंदर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, आपके पास फिजिक्स हो, आपके पास केमिस्ट्री हो, आपके पास मैथमेटिक्स हो, आपके पास एस्ट्रोनॉमी हो, ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड लगा लो आप, ये सारी चीज़ें आपके पास आती कहाँ से हैं? एनलाइटनमेंट के एरा से, या बेसिकली किस चीज़ के एरा से बोल सकते हो आप? रेनेसां के एरा से आती हैं। इन सभी सब्जेक्ट्स की जो डेवलपमेंट है इसी एरा के अंदर हुई। कुछ लोग जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस थे या जीनियस थे लगा लो आप, जो बहुत ज़्यादा रीज़न या एविडेंस के ऊपर बिलीव करते थे, उन लोगों ने क्या करने स्टार्ट कर दिए? एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए। एक्सपेरिमेंट आपको क्या प्रोवाइड करता है? प्रूफ। फॉर एग्जाम्पल कोपरनिकस है, उसने क्या बोल दिया कि देखिए जियोसेंट्रिक नहीं, आपकी कौन सी सोसाइटी है? हीलियोसेंट्रिक, सन सेंटर में है और सभी उसके आसपास घूमते हैं। उसी तरीके से फिजिक्स के लॉज आ गए, और फिजिक्स के लॉज ऐसे हैं कि आप कहीं भी टेस्ट कर लो उन्हें, चाहे अमेरिका के अंदर टेस्ट कर लो, चाहे इंडिया के अंदर टेस्ट कर लो, चाहे आप यूरोप के अंदर टेस्ट कर लो, रिजल्ट आपको हर जगह से ही मिल रहा है। उसी तरीके से मैथमेटिक्स में एडवांसमेंट है, वो भी फुल प्रूफ है। तो लोगों ने बोला कि यार ये सही तरीका है, एटलीस्ट हमें पता तो चल रहा है कि एटलीस्ट सोसाइटी में हो क्या रहा है, किसी चीज़ का प्रूफ तो है, किसी चीज़ का रीज़न तो है। तो लोगों ने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया रिलीजन को कि आप भी हमें क्या प्रोवाइड करो? प्रूफ। रादर अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो आप क्या बोल सकते हो कि देखिए अगर रिलीजन है, रिलीजन का जो बेस है वो किस चीज़ के ऊपर एग्जिस्ट करता है? दैट इज बिलीफ। जब तक आपका बिलीफ है या जब तक आपका विश्वास है उस चीज़ के अंदर, तब तक उस चीज़ की सिग्निफिकेंस है। जब आपका बिलीफ खत्म हो जाएगा रिलीजन के अंदर, तो इसकी अथॉरिटी भी क्या हो जाएगी? चली जाएगी।
उसी तरीके से राजा का राज है, रूलर है, चाहे वो गवर्नमेंट आज की है चाहे वो मोनार्की वाली है, जब तक आप उसकी किस चीज को मान रहे हो, अथॉरिटी, तब तक ही वो गवर्नमेंट सर्वाइव कर सकती है। जब जिस दिन आपने बोल दिया कि आपके पास अथॉरिटी नहीं है, हम आपको राइट नहीं देते, उस दिन आपकी गवर्नमेंट भी क्या कर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। यही दोनों के रीजंस हैं और इन्हीं दोनों चीज़ों को बेसिकली लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे एडवांसमेंट्स हुई, आप ये लगा लो हिस्ट्री के अंदर हुआ, आपके अंदर फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स के अंदर हुआ, फिजिक्स के अंदर हुआ, केमिस्ट्री के अंदर हुआ, इन सभी चीज़ों का एक फ़ायदा हुआ, इन चीज़ों ने क्या इंड्यूस किया आपकी सोसाइटी में, दैट इज़ कॉल्ड एज कमर्शियल रेवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोनॉमी आ गया, लोगों ने शिप्स बनाने स्टार्ट कर दिए, बोट्स बनानी स्टार्ट कर दी, नेविगेशन का कंसेप्ट उनके पास आ गया, उन्हें पता चल गया कि भाई नॉर्थ कहाँ पे है, साउथ कहाँ पे है, नेविगेशन कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी। अब ये लोग क्या करना स्टार्ट कर गए, इन लोगों ने वॉयजेस करने स्टार्ट कर दिए, सी रूट के थ्रू वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। तब स्पेन और बेसिकली आपके पास पुर्तगाल ने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फाइनेंस किया। कुछ लोग वेस्ट इंडीज़ में चले गए, कुछ लोग अफ्रीका में चले गए, कुछ लोग साउथ अमेरिका में चले गए, कुछ लोग हमारी तरफ इंडिया की तरफ भी पहुंचे। अब इन चीज़ों का फ़ायदा क्या हुआ, इन लोगों ने धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को क्या बना लिया, कॉलोनीज। यहां से उन लोगों ने क्या जनरेट किया, रॉ मटेरियल। अब ये रॉ मटेरियल क्या है, सरप्लस है, इस चीज़ का करेंगे क्या, इतना रॉ मटेरियल इकट्ठा तो कर लिया लेकिन इस चीज़ को करेंगे क्या। जो पहले की सोसाइटीज देखिए, अब आपको जो कंट्रास्ट है वो क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। जो डार्क एजेस वाला पीरियड था वो ज़्यादातर किस चीज़ के ऊपर चलता था, वहाँ पे इकोनॉमी का सिस्टम क्या था, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इंटेंसिव भी नहीं, कौन सी, सब्सिस्टेंस। सिर्फ उतना आप प्रोड्यूस करेंगे जितना सर्वाइवल के लिए क्या है, नेसेसरी है। अगर हम ज़्यादा करना भी चाहते हैं तो हम कर नहीं सकते, क्यों, हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती जो मास प्रोडक्शन कर सके। तो ये लोग ये सारा रॉ मटेरियल लेकर कहाँ चले गए, सारा जो भी पहुँचता था अपने यूरोप वगैरह लेकर चले जाते थे। तो इन लोगों ने बोला कि अब इन चीज़ों का करें क्या। तो वहाँ पर आपके पास पहली बार आइडिया जनरेट होता है, जिस चीज़ को आप क्या बोलते हो, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या बोलता है कि देखिए ज़्यादा मास प्रोडक्शन करेंगे और इस चीज़ को मार्केट में बेचेंगे, मार्केट में बेचने के बाद क्या जनरेट करेंगे इस चीज़ से, प्रॉफिट। तो इन लोगों ने पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया, कहाँ पे, नई इन्वेंशंस के अंदर, नई डिस्कवरीज के अंदर। ऐसी बेसिकली एक फैक्ट्री सिस्टम आ गया, वहाँ पे नई नई मशीन्स आ गई। जैसी जैसी नई नई मशीन्स आई तो बेसिकली सारे लोग वहाँ पे काम करना स्टार्ट हो गए, जिस चीज़ को आप क्या भी बोल देते हो, दैट इज कॉल्ड एज फैक्ट्री सिस्टम। पहले लोग यहाँ पे कहाँ पे काम करते थे, अपने घर में काम करते थे ज़्यादातर। अब लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं, शहरों के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि बेसिकली एक नई चीज़ निकलती है, फिर जिस चीज़ को आप क्या बोलते हो, दैट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। लोगों ने बोला कि अब देखो यार फैक्ट्रीज भी बना ली हैं, अब क्योंकि हम वेज अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अर्बन सिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रही हैं, तो लोग माइग्रेट कर कर शहरों में आ रहे हैं। तो लोगों ने क्या बोला कि एग्रीकल्चर को छोड़ो, रादर किस चीज़ को अडॉप्ट करो, दैट इज़ द इंडस्ट्रियल सिस्टम। ये ज़्यादा प्रॉफिट भी प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा मास प्रोडक्शन भी प्रोवाइड करेगा, जितना पैसा आएगा हाथ में उतना ज़्यादा हमारा सोसाइटी में क्या भी इंक्रीज करेगा, दैट इज स्टेटस। इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ, ये बढ़ता बढ़ता बेसिकली सारे यूरोप में चला गया। लेकिन अब इन सभी चीज़ों के साथ एक प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा इतना आ गया कि शायद राजा से भी ज़्यादा हो, मर्चेंट क्लास क्रिएट हो चुकी है, सारी वर्ल्ड ओवर उनकी कॉलोनीज भी हैं, सारा वर्ल्ड ओवर वो ट्रेड भी कर रहे हैं, सोशल स्टेटस के अंदर राइज भी है, लोगों ने बैंक्स बनाने स्टार्ट कर दिए, लोगों ने कंपनीज बनानी स्टार्ट कर दी। लेकिन सोसाइटी में या हायरार्की में, ऑफिशियल हायरार्की में उनका जो पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, लो है। राजा है, क्लर्जी है, नोबल है, लेकिन इन लोगों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। इन लोगों ने फिर बोला कि देखिए सोसाइटी में चेंज लाने की ज़रूरत है। चेंज क्यों चाहिए, पैसा हमारे पास है, इकॉनमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट हम कर रहे हैं, टैक्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, राजा हमारी बात सुनता नहीं है, पोजीशन चाहिए, पैसा है, तो क्या भी चाहिए साथ में, दैट इज पावर। अब सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो तब आपको, तभी देखिए थोड़ा सा अगर हम ऑब्जर्वेशन लगाए, उस पीरियड के अंदर यूरोप में आपको क्या देखने को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशन। ऐसा क्या क्यों इंसिडेंस हो गया भाई कि सारे यूरोप में एक ही टाइम के अंदर रेवोल्यूशन होगी इतनी ज़्यादा, उस चीज़ का रीज़न है, रीज़न इज दैट इज द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। इस कैपिटलिज्म ने किस चीज़ को क्रिएट किया, जिस चीज़ को आप क्या बोलते हो, दैट इज कॉल्ड एज
मर्चेंट क्लास, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, रादर इतना पैसा है कि वो राजा को भी क्या कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी जो रेवोल्यूशन हुई इन टाइम्स के अंदर वो कौन सी थी? दैट वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन। सोसाइटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्योस क्रिएट हो गया, बहुत ही ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो गए। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से क्योस तो आया, लेकिन एक अच्छी चीज़ भी आई आपकी सोसाइटी में, जिस चीज़ को आप क्या बोलते हो, दैट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। अब प्रॉब्लम क्या है कि डेमोक्रेसी एक नया एक्सपीरियंस है, कुछ लोगों को पता नहीं है कि भाई डेमोक्रेसी कौन सी चिड़िया का नाम है, लोगों को इलेक्ट कैसे किया जाता है, लोग इलेक्ट करेंगे। पहले तो पता है कोई भी प्रॉब्लम है तो कहाँ पे चले जाओ आप, राजा के पास चले जाओ, राजा काम सॉल्व कर देगा, आपको पता है। नहीं, राजा के पास नहीं जाना तो किसके पास चले जाओ, नोबल्स के पास चले जाओ, ये काम सॉल्व करवा देगा। लेकिन डेमोक्रेसी है, नई रिप्रेजेंटेशन है, आप लोग इलेक्ट करोगे तो कैसे करोगे, कैसे बेसिकली ये लोग डिस्कशन करेंगे, कैसे नए लॉ स्कीम्स बिल्स को पास आउट किया जाएगा। इन सभी चीज़ों की वजह से सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा क्या आ गई, अनसर्टेनिटी। इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ गई कि आपकी सोसाइटी में क्या आ गया, दैट इज रेन ऑफ टेरर। आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर रॉबस्पियर का जो टाइम पीरियड है। अगर मैं इकोनॉमिक सिस्टम की बात करूं, इकोनॉमिक चेंजेस की बात करूं, अर्बनाइजेशन आ चुका है, आपकी सोसाइटी में कैपिटलिज्म आ चुका है, लेकिन इस चीज़ के साथ प्रॉब्लम्स भी आई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फॉर एग्जांपल आपने किस चीज़ को क्रिएट कर दिया, अर्बन सिटीज़ को क्रिएट तो कर दिया। अर्बन सिटीज़ के अंदर आप लोगों ने क्या क्रिएट कर दी, फैक्ट्रीज। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, लिविंग कंडीशंस क्या हैं, पुअर। उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वर्किंग कंडीशंस क्या है, पुअर। वेज क्या है, बहुत ज़्यादा लो, लोगों को मिल नहीं रहा। सबसे बड़ी चेंज, सोशल चेंज आपको क्या देखने को मिलती है, फैमिली। पहले फैमिली का सिस्टम क्या था, जॉइंट। अब लोग शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं तो फैमिली का सिस्टम क्या बन गया, न्यूक्लियर। अब प्रॉब्लम क्या है, शहरों के अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, 8 से 8 घंटे की, बेसिकली 8 से 8 का काम है, 12-12 घंटे की शिफ्ट है, लोगों के अंदर स्ट्रेस ज़्यादा है, पैसे उतने हैं नहीं। इन चीज़ों की वजह से फैमिली के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, डोमेस्टिक वायलेंस। ऐसी सिचुएशन आ गई कि डोमेस्टिक वायलेंस तो क्या, इन चीज़ों की वजह से डाइवोर्स रेट्स भी होने लग गए, बढ़ने लग गए। ऊपर से कुछ लोगों के पास, जिनके पास पैसे नहीं है खाने को, या कुछ अपना सर्वाइवल इंश्योर नहीं कर सकते, पॉवर्टी ज़्यादा बढ़ गई, तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, क्राइम करना स्टार्ट कर दिया। तो उस चीज़ की वजह से भी प्रॉब्लम आ गई। इकोनॉमिक में भी प्रॉब्लम है, लोगों की ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम आ गई, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ गई। तब कुछ ऐसे थिंकर्स आए जिन लोगों ने बोला कि यार ये तो सोसाइटी का खरा, पहले भी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स आई हैं, पहले भी चलो लोगों ने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा चेंज, इतना ज़्यादा रैपिड चेंज 100-150 साल के अंदर, नई इतनी ज़्यादा नए सब्जेक्ट्स आ गए, नई इन्वेंशंस आ गई, नई क्लास क्रिएट हो गई, राजा का राज खत्म हो गया, मोनार्की खत्म हो गई, कैपिटलिज्म की तरफ हम शिफ्ट कर गए। सोसाइटी में क्योस, अनसर्टेनिटी है, लोगों को पता नहीं चल रहा कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। लोगों ने तो फिर उस टाइम के थिंकर्स ने सोचा कि यार एक ऐसे सब्जेक्ट की ज़रूरत है जो इन सभी चेंजेस के साथ क्या कर पाए, डील कर पाए, रादर इन सभी चेंजेस का सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाए। और सोल्यूशन भी क्या होना चाहिए, फुल प्रूफ होना चाहिए, एक अच्छी मेथोडोलॉजी के ऊपर बेस होना चाहिए कि कल को भी अगर कोई सोसाइटी में प्रॉब्लम आएगी, कोई ना कोई इशू क्रिएट होगा, तो हमारे पास एक आइडिया है, हमारे पास एक मेथोडोलॉजी है, हमारे पास एक सोल्यूशन है, हम उस सोल्यूशन को लगाएंगे और आपकी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी। तभी मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताता हूँ, ज़्यादातर उस टाइम के जो थिंकर्स थे, आप किसी भी इंडिविजुअल को देखोगे, वो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस थे किस चीज़ से, दैट इज साइंस। क्यों? क्योंकि जो भी सोल्यूशन साइंस ने उस टाइम के अंदर प्रोवाइड किए वो क्या थे, पहली बात फुल प्रूफ थे, आप कभी भी लगा लो उन्हें, चाहे 500 साल पहले की चीज़ के ऊपर लगा लो, आज एक जगह पे लगा लो, किसी और जगह पे लगा लो, हर जगह सेम रिजल्ट मिल रहा है आपको। सबसे ऊपर से बड़ी बात, आप उन सभी रिजल्ट्स को क्या कर सकते हो, वेरीफाई। तभी देखिए जैसे न्यूटन के लॉज है, उन्हें क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल लॉज। क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल लॉज? यूनिवर्सल बोलने का मतलब एक ही है भाई, चाहे कभी भी लगा लो आप, चाहे अमेरिका में लगा लो, इंडिया में लगा लो, चाहे बेसिकली आप अफ्रीका में लगा लो, चाहे 500 साल पहले लगा लो। अगर उसने बोला है कि एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट रिएक्शन, वो हर जगह ट्रू है। 500 साल पहले भी ट्रू था, वो आज भी ट्रू है, आगे वाले 500 साल में भी वो क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा। तो लोग, उन थिंकर्स ने सोचा कि यार ऐसे कोई लॉज बनाते हैं सोसाइटी के साथ कि कोई भी प्रॉब्लम रहे, सोसाइटी तो चलती रहेगी,
पहले भी 1000 साल चलती रही या आगे भी 1000 साल चलती रहेगी, जितना भी टाइम चलती रहे, हम ऐसे लॉज बना देंगे सोसाइटी को चलाने के लिए कि जब भी सोसाइटी में कोई इशू आएगा, जब भी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आप इन लॉज को लगाओगे उस प्रॉब्लम को क्या कर दोगे, आप फिक्स कर दोगे, और आपका जो सिस्टम है वो क्या बन जाएगा, फुल प्रूफ बन जाएगा। तब आपको पहली बार देखने को मिलता है दैट एक अच्छा सब्जेक्ट बनाया गया, जिस चीज़ को आप क्या बोलते हो, दैट इज कॉल्ड एज सोशियोलॉजी। 1838 में पहली बार इस चीज़ को बनाया गया। एक इंडिविजुअल था जिसका नाम था सेंट साइमन, उसने पहले इस सब्जेक्ट का नाम दिया दैट इज सोशल फिजिक्स, लेकिन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली। फिर एक इंडिविजुअल आता है आपके पास, जिस चीज़ को आप क्या बोलते हो, उसका नाम क्या है, ऑगस्ट कॉम्टे। इसने नाम दिया इस सब्जेक्ट को, क्या बोलते हो आप, दैट इज कॉल्ड एज सोशियोलॉजी। इसे फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोला जाता है। तो आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड करने वाली बात थी कि बेसिकली सोशियोलॉजी का जो इमर्जेंस है वो हुआ कैसे। अगर मैं एक सिंपल चार्ट में बनाकर दूं आपको, तो आप 4 चीज़ों के अंदर इस चीज़ को कन्फाइन कर दोगे। सबसे पहले देखिए आपके पास क्या आता है, मॉडर्निटी। मॉडर्निटी से पहले आपके सोसाइटी में क्या एग्जिस्ट करती हैं, दैट आर द डार्क एजिस। मॉडर्निटी 3 चीज़ों को लेकर आई साथ में। सबसे इंपॉर्टेंट, एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक आपके पास कौन सी, कमर्शियल। इसके साथ ही लगा लो लास्ट वाली, एक कौन सी, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। इन चारों चीज़ों ने सोसाइटी में क्या प्रोड्यूस किया, चेंज। चेंज हर एक एरिया में आया, सोशल में भी आया, पॉलिटिकल में भी आया, और आपकी सोसाइटी में इकोनॉमिक में भी आया। इकोनॉमिक में जैसे कि कैपिटलिज्म आ गया आपकी सोसाइटी के अंदर। पॉलिटिकल में क्या हो गया, बेसिकली राजा का राज डिक्लाइन हो रहा है, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं हम। सोशल में क्या हो गया, अर्बन सिटीज़ क्रिएट होनी स्टार्ट लग गई आपकी सोसाइटी में। लेकिन इन सभी चीज़ों के साथ क्या भी आई, प्रॉब्लम्स। जैसे न्यूक्लियर फैमिली तो बन गई, लेकिन उसमें डाइवोर्स रेट इंक्रीज हो गया। पॉलिटिकल चेंज तो आ गया, लेकिन डेमोक्रेसी के बारे में किसी को पता नहीं है। इकोनॉमिक चेंज तो आ गया, अर्बनाइजेशन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों के वेजेस बहुत ज़्यादा कम है, लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं है। इन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए फिर आपके पास कौन सी चीज़ आई, दैट इज कॉल्ड एज सोशियोलॉजी। एक सिंपल सा आपके पास चार्ट है, और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड देखो। अगर मैंने ये बात बताई, आप आज ही आपका एक जो पहला टॉपिक है वो इसी चीज़ के साथ खत्म हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन आपके पास क्या है, हाउ सोशियोलॉजी इमर्ज्ड इन द मिडीवियल यूरोप। 250 वर्ड में काम वहीं पे समाप्त है। अब इतना बड़ा जो हमने ये लिखा है, टाइमलाइन फ्रेम किया ना हम, अगर मैं 20 नंबर का क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं सारा पूछ लूँगा यहाँ से यहाँ तक, कि बेसिकली हाउ सोशियोलॉजी इमर्ज्ड इन मिडीवियल यूरोप। अगर मैं 10 नंबर में पूछना चाहता हूँ इसे काट कर, भाई इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन का रोल बता दो आप, मेरे को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का रोल बता दो आप, कमर्शियल का बता दो या साइंटिफिक का बता दो, या ये बोल दूंगा कि इन सभी चीज़ों की वजह से क्या चेंजेस आई वो बता दो आप, या ये पूछ लूँगा कि जो चेंजेस आई उनकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या आई वो बता दो आप, या चेंजेस और प्रॉब्लम्स इकट्ठे क्या आई और उनकी वजह से सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज हुई ये बता दो आप। तो हम क्या करेंगे, आपके पास 3 से 4 पेज का नोट लिखेंगे, ठीक है, आप समझ लो उसे, आप उसे रट्टाफाई कर लो। कोई चीज़ आपको एक्स्ट्रा ना प्लस करने की ज़रूरत है उस चीज़ में, ना माइनस करने की ज़रूरत है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा A टू लेकर Z तक, आपको क्या करना है, वो एज इट इज़ पेपर में क्या करना है, छापना है, और कुछ भी नहीं करना है आपको। जो भी उसके अंदर इंक्लूजन्स है, किसी भी किताब में किसी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, वो हम साथी के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे। इतने एरिया में आपको अगर किसी चीज़ को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, ऑनलाइन एज वेल। ज़्यादातर जो आपकी ये स्टोरी है ये आपकी किस चीज़ के साथ रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड विद योर वर्ल्ड हिस्ट्री, जो इमरजेंस की स्टोरी है। 3 चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुकी हैं, दैट इज़, एक आपके पास क्या है, एनलाइटनमेंट भी आपने पहले पढ़ रखा है, आपने रेनेसा भी पहले पढ़ रखा है, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन भी पहले पढ़ रखा है। हमने सिर्फ इन चीज़ों का क्या देखा है, इम्पैक्ट। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, चलो थोड़ी सी आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं, एनलाइटनमेंट और रेनेसा में फ़र्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनलाइटनमेंट एंड रेनेसा? क्या? कंप्लीट नॉलेज होना, और इसके अलावा और क्या फ़र्क है? पढ़ा तो हमने बहुत बार है, लेकिन डिफरेंस क्या है? देखो, रेनेसा का मीनिंग तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। रेनेसा का मतलब क्या है? रीबर्थ, दोबारा से जिंदा करना। आपको
कैसे जिंदा करना, जैसे शायद हमारा पहले का टाइम पीरियड था जो वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, अच्छा था, हम दोबारा उस चीज़ को रीगेन करना चाहते हैं। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप में चेतना आती है, आपका जो माइंड है वो क्या बन जाता है, एनलाइटेंड। ये किस चीज़ के साथ लिंक किया जाता है, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन। जब समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर लोगों का जो मेंटल लेवल है या मेंटल कैपेबिलिटी है टू रीज़न, टू आर्ग्यू, टू डिबेट, टू डिमांड एविडेंस, टू प्रोवाइड लॉजिक, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, उस चीज़ को क्या बोला जाता है, एनलाइटनमेंट। थोड़ा सा सोच कर देखो, हम बोलते हैं ना किसी सोसाइटी के लिए दैट इट इज़ अ वेरी एनलाइटेंड सोसाइटी, या इट इज़ अ वेरी, ही और शी इज़ अ वेरी एनलाइटेंड इंडिविजुअल। उस चीज़ का मतलब क्या, कहाँ से आया वो, एनलाइटनमेंट और एनलाइटेंड दोनों ही लिंक्ड है। इसका मतलब क्या है, जब आपकी मानसिक जो चेतना है वो इंक्रीज करी है तो उस चीज़ को हम क्या बोल देंगे, एनलाइटनमेंट। और इस सारे प्रोसेस को, जो भी इस चीज़ के अंदर अच्छा हुआ, जैसा भी कुछ नया आया, उस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रेनेसा। अगर देखो हम चलो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इस चीज़ को। आप क्या पढ़ते हो, ह्यूमैनिटीज़, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इन सभी को ह्यूमैनिटीज़ क्यों बोलते हैं हम लोग, क्या रीज़न है, सोचा कभी, वाई ह्यूमैनिटीज़? अगर ह्यूमन स्टडीज़ फिर भी ठीक जा रहे हो, और देखो आपके जो इंजीनियरिंग है या दूसरे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, देखो थोड़े से कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। नेचुरल साइंसेस क्यों बोलते हैं, अगर इसका मैं डिफरेंट नाम लगाऊं, सोशल साइंसेस क्यों है, नेचुरल क्यों नहीं है? रीज़न है, रीज़न क्या है, देखो ह्यूमैनिटीज़ का रीज़न क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। जब मिडीवियल यूरोप का आपके पास टाइम था, उस सोसाइटी में क्या हो रहा था, जो चर्च है चीज़ों को डाइवर्ज करने के लिए, लोगों को मेंटेन रखने के लिए या उनके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए क्या बोल देते थे हर बार कि आप किस चीज़ के ऊपर फोकस करो, आफ्टर लाइफ के ऊपर फोकस करो, इस ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये तो भगवान है, जहाँ पे आपका बर्थ हो गया सो हो गया, उसने आपकी डेस्टिनी को तय कर रखा है, जो भी वो बताएगा बेसिकली उसने आपके ज़िंदगी में लिखना था वो लिख दिया। अब आप इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो जो भगवान ने आपके लिए लिखी है, अच्छे से करोगे, साफ मन से करोगे तो आफ्टर लाइफ में आपको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। जो थिंकर्स, जिन लोगों ने इस आइडिया को चैलेंज किया और बोला कि रादर हम ह्यूमन की किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, प्रेजेंट लाइफ, आज उसकी कंडीशन क्या है, उन चीज़ों के लिए जो सब्जेक्ट्स बनाए गए, पॉलिटिकल सिस्टम को आपका, देखो आपकी ज़िंदगी के साथ बहुत चीज़ें रिलेटेड है ना, सोसाइटी के साथ सोशियोलॉजी रिलेटेड है, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड है, माइंड के साथ साइकोलॉजी रिलेटेड है, बड़े आइडियाज़ के साथ फिलॉसफी रिलेटेड है, जिन भी चीज़ों के साथ ह्यूमन लाइफ डील करती है उन सभी सब्जेक्ट्स को क्या बोला गया, दैट आर ह्यूमैनिटीज़। एक रीज़न है। उसी तरीके से नेचुरल साइंसेस को नेचुरल साइंसेस क्यों बोला गया, क्यों, क्योंकि इनके जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इनके आंसर्स क्या हैं, फुल प्रूफ हैं, ठीक है, प्रॉपर मेथडोलॉजी है, प्रॉपर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं। साइंस जो, जब देखिए जब ह्यूमैनिटीज़ का राइज हुआ, ह्यूमैनिटीज़ का राइज कब होता है, इन द एरा ऑफ रेनेसा। पहले नहीं एग्जिस्ट करते थे इतने ज़्यादा, रेनेसा के अंदर इन सभी सब्जेक्ट्स को ज़्यादातर फॉर्मुलेट किया गया। अब ये लोग ज़्यादातर इन्फ्लुएंस या इंस्पायर्ड कहाँ से थे, ये अपने सब्जेक्ट्स को कैसा बनाना चाहते थे, ऐसा बनाना चाहते थे कि हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर भी लॉज हों, हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर भी मैथमेटाइजेशन हो, स्टैटिस्टिक्स हो, कि एक बार जो सोल्यूशन बता दिया वो फुल प्रूफ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, एट द एंड ये लोग डील किस चीज़ के साथ कर रहे थे, ह्यूमन की लाइफ क्या है, अनसर्टेन है। मुझे नहीं पता, अगर हम लोग क्लास में इतने लोग बैठे हैं, मेरा सोचने का तरीका, आपके सोचने का तरीका डिफरेंट है, हम एक ही काम को शायद परफॉर्म करें लेकिन वो उसका वे क्या हो सकता है, डिफरेंट। कभी भी बहुत, कभी भी क्या, रेयर भी क्या बोलोगे आप, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि दो इंडिविजुअल्स जो हैं वो क्या हों, सेम हो या अलाइक हो, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो क्यों, अब अलाइक नहीं है, सेम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आपके सॉल्यूशंस क्या भी नहीं हो सकते, फुल प्रूफ भी नहीं हो सकते। इसी चीज़ के लिए ने क्या बोला गया, सोशल साइंसेस, कि ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो अपने आप को कैसा बनाना चाहते हैं, साइंस की तरह बनाना चाहते हैं, उसी के बेसिस के ऊपर अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन कभी क्या नहीं कर पाए, डेवलप कर नहीं पाए। क्यों,
क्योंकि ये डील किसके साथ कर रहे हैं, एटम के साथ कर रहे हैं। अब देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन चाहे कहीं भी एग्जिस्ट करता हो, किसी भी चीज़ के अंदर हो, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी चीज़ है, वो हर जगह सेम है। लेकिन ह्यूमंस हर जगह सेम नहीं है। एटम है तो एटम हर जगह सेम है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल कंपोजिशन सेम है, लेकिन दैट इज नॉट ट्रू फॉर सोशल साइंसेज। ह्यूमंस हमेशा क्या करेंगे, डिफरेंटली ही बिहेव करेंगे। बेसिक एग्जांपल क्या हो सकती है, देखो आप लोग एक ही नोटबुक को पढ़ेंगे, जैसे मैंने कल शायद पहले भी बताया था आपको, आप लोग एक ही नोटबुक को पढ़ेंगे, एक ही लेक्चर को सुनेंगे, एक ही हो सकता है स्टैंडर्ड बुक को भी पढ़ें, लेकिन मैं आपको एक ही क्वेश्चन प्रोवाइड करूं, उसका आंसर सारी क्लास का सेम नहीं होगा। आपका ओपिनियन, आपकी जो थिंकिंग है वो हमेशा क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। और अगर मैं बोलूँगा कि उस चीज़ की मैं क्वांटिफिकेशन करना चाहूँ, कोई ग्राफ निकालना चाहूँ, मैं नहीं निकाल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी के आंसर्स डिफरेंट है, सभी का एवेल्युएशन का मैकेनिज्म भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो वो चीज़ बेसिकली यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तभी हम बात करते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि भाई हमने क्रिएट तो कर दिया, बहुत लोगों ने इस चीज़ को क्वेश्चन किया, भाई आपने जो बनाया है वो कॉमन सेंस से डिफरेंट कैसे है। कॉमन सेंस क्या है, लोग डेली बैठकर बात करते हैं कि समाज कैसा है, सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, सोसाइटी के अंदर क्या अच्छा चल रहा है, क्या खराब चल रहा है। तो हमारे में और आप में फ़र्क क्या है, फ़र्क एक ही चीज़ का है कि हमारा जो आइडिया है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, मेथड के ऊपर। जैसे आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है ना, +1 वाली सोशियोलॉजी वाली, उसके अंदर एक एग्जांपल दे रखा है एक चीज़ को लेकर, पॉवर्टी को लेकर। कॉमन सेंस में पॉवर्टी के बारे में क्या राय चलती है, ज़्यादातर ये चलता है कि अगर भाई कोई आदमी पुअर है तो शायद वो काम नहीं करता है, उसके पास शायद एजुकेशन नहीं है, या बेसिकली कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम्स हैं इंडिविजुअल के साथ, शायद वो लेज़ी है, इस चीज़ की वजह से काम नहीं कर रहा, शायद उसकी फैमिली पहले ऐसी थी। तो कुछ कॉमन सेंसिकल चीज़ें चलती हैं। या शायद सबसे ज़्यादा कॉमन सेंसिकल अप्रोच क्या है, गॉड इज़ पनिशिंग दैट इंडिविजुअल। जब सोशियोलॉजिस्ट आए तो उन लोगों ने बोला कि यार ये तो बिल्कुल ही गलत अप्रोच है, पॉवर्टी को आप सॉल्व कर सकते हो, ये कोई भगवान की बनाई गई प्रॉब्लम नहीं है। रादर अगर आप इस चीज़ को स्टडी करो तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है आपकी सोसाइटी की। क्या गवर्नमेंट ने आपकी स्किल के ऊपर फोकस किया, आपकी सोसाइटी में एजुकेशन कैसी चलती है, लर्निंग आउटकम आपके स्कूल्स की कैसी है। अगर आपने सारी एजुकेशन ले ली, क्या आपकी गवर्नमेंट जो है वो जॉब क्रिएशन के ऊपर काम कर रही है या नहीं कर रही। उसके बाद आपके साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास एजुकेशन भी थी, आपके पास स्किल भी थी, लेकिन आपको डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कहीं हायर नहीं किया गया, आपके साथ कहीं ना कहीं बेसिकली कोई ना कोई किसी ने आपको हरास करने की कोशिश करी, आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी। ऐसा है आप काम करना चाहते हो लेकिन आपको क्या नहीं मिल रहा, वेज नहीं मिल रहा। आप सब कुछ ठीक हो लेकिन आपकी क्या नहीं है अच्छी, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप बीमार हो गए। वो बोल रहा है सोसाइटी की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है जिन चीज़ों की वजह से पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। आप इन स्ट्रक्चरल इश्यूज को आइडेंटिफाई कर लो, इन्हें फिक्स कर दो और आपकी सोसाइटी में पॉवर्टी जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एज सच बेसिकली कोई भगवान द्वारा बनाई गई चीज़ नहीं है जिस चीज़ को आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा चेंज था। इस चीज़ के थ्रू बताया गया कि देखिए सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में बहुत बड़ा फर्क है। आप बात करते हो जो आपके मन की है, जो आपकी इंट्यूशन है, जो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। हम बात करते हैं किस चीज़ के ऊपर, मेथड के ऊपर, रिसर्च कर कर किसी का सोल्यूशन जो है वो कैसा होना चाहिए। और अगर मैं इस चीज़ की बात करूं, फॉर एग्जांपल इंडिया में पॉवर्टी है, अमेरिका में पॉवर्टी है, यूरोप के अंदर पॉवर्टी है, मैं सभी के जगह पॉवर्टी को रिमूव करना चाहता हूं। अगर मैंने यहाँ पे जो मेथड लगाया है मैं यूरोप के अंदर भी तो लगा सकता हूँ। मैंने ये देखा कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है, क्या आपकी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है, क्या आपकी सोसाइटी में स्किल है, क्या आप लोगों के पास एजुकेशन है। ये 4 फैक्टर्स हैं जी जो डिसाइड करते हैं कि आपकी कंट्री में पॉवर्टी रहेगी या नहीं रहेगी। जो यहाँ पे चलते हैं तो अमेरिका के अंदर भी तो काम करेंगे। अगर वहाँ पे ब्लैक्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैक्स को ज़्यादातर पुअर के अंदर काउंट किया जाता है, क्या गवर्नमेंट उनके लिए लॉ बना रही है, क्या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है, क्या उनके पास स्किल है, क्या उनके पास एजुकेशन है। हमारी सोसाइटी में लोअर कास्ट को ज़्यादातर पुअर कैटेगरी में इन्वॉल्व किया जाता है। क्या गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है, क्या लोअर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, क्या लोअर कास्ट के पास स्किल है, क्या लोअर कास्ट के पास एक अच्छी एजुकेशन है जो नॉर्मल इंडिविजुअल के पास है। तो आप कहीं भी लगा लो इस चीज़ को। उन्होंने बोला कि ये फ़र्क है आप में और हम में, ठीक है। आपकी बातें हैं हवाई, हमारी बातें हैं थोड़ी सी फुल प्रूफ। ये आपका एक थर्ड टॉपिक भी है जो जिसे बोलते हो आप सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। दोनों में सिमिलैरिटी भी है और लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क भी है, उस चीज़ के साथ हम डील करेंगे। तो आपका पहला टॉपिक अब आप हेडिंग डाल सकते हो एक छोटा सा, दैट इज़ पूरा हेडिंग डालेंगे आप,
देखिए टॉपिक के साथ ही आपकी आधे से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। टॉपिक डालिए मॉडर्निटी या मॉडर्निटी, जैसे भी आपको ठीक लगे, एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप, सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, एंड इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। देखिए आपका काम जो है पहले से ही आसान है। अब देखो हमने यही डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि भाई मॉडर्निटी क्या होता है। मॉडर्निटी हमने क्या बोला, क्या है, जब आप पुरानी चीज़ से चलकर किस चीज़ की तरफ चलते हो, कोई किसी नई चीज़ की तरफ चलते हो, उस चीज़ को क्या बोला जाता है, मॉडर्निटी। अब अगर मॉडर्निटी अभी आई है तो इससे पहले यूरोप के अंदर क्या था, इसके पहले हमारे पास क्या थी, डार्क एजिस। तो डार्क एजिस में लेकिन क्या था, डार्क एजिस में हमने क्या बोला, चर्च का राज था, राजा राज करता था, रिलीजन की सिग्निफिकेंस थी, साइंस एग्जिस्ट नहीं करती, लोग इलिटरेट हैं, सर्वाइवल बहुत पुअर है, एग्रीकल्चर के ऊपर इकोनॉमी बेस्ड है, फ्यूडल सिस्टम है सोसाइटी का। जब इन हमने सभी चीज़ों को चेंज करना चाहा तो हम किस चीज़ की तरफ चले गए, मॉडर्निटी। मॉडर्निटी आई कैसे, चार चीज़ों से। पहला इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, कुछ ऐसे थिंकर्स आए जिन लोगों ने सिस्टम को क्या किया, क्वेश्चन किया। जैसे जैसे क्वेश्चन किया तो साथ में क्या आ गई, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। लोगों ने प्रूफ और एविडेंस के साथ ये डेमोन्स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया कि आप जो चीज़ें बता रहे हो भाई जी वो क्या है, गलत हैं, आपका कोई लॉजिक नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे। साथ ही के साथ क्या हुआ, जैसे जैसे साइंटिफिक रेवोल्यूशंस के साथ नई नई इन्वेंशंस आई, नई नई मशीन्स आ गई, टेक्निक्स आ गई, तो लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, कमर्शियल रेवोल्यूशन। लोग थ्रू सी रूट्स, शिपिंग के थ्रू, नेविगेशन के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज के अंदर जाना लग गए। वहाँ से रॉ मटेरियल इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, यूरोप लेकर वापस आ गए। करेंगे क्या अब इस चीज़ का, नई नई मशीन्स बना ली, टूल्स बना दिए। क्या बनाया उससे, फैक्ट्री सिस्टम। अब क्या हो गया, लोगों ने देखा कि यार एग्रीकल्चर के अंदर तो कुछ मिलता नहीं है, फ्यूडल लॉर्ड देता नहीं है, तो लोग कहाँ चले गए, शहरों के अंदर चले गए, वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया। उसी तरीके से फिर वहाँ से क्या बन गई, इंडस्ट्रीज बन गई, बैंक आ गई, नई नई चार्टर कंपनीज आ गई, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज आ गई, वो चीज़ें आ गई। फिर इन सभी चीज़ों के साथ हुआ क्या, एट द एंड ऑफ द डे यूरोप ने क्या होना स्टार्ट कर दिया, यूरोप चेंज होना स्टार्ट हो गया। इकोनॉमिक सिस्टम एग्रीकल्चर से कहाँ चला गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। रूरल सेटअप से, विलेज सिस्टम से आप कहाँ चले गए, अर्बनाइजेशन की तरफ। रिलीजन से, एजुकेशन से आप कहाँ पे चले गए, साइंस वाली एजुकेशन के अंदर। रिलीजन की अथॉरिटी डिक्लाइन होगी, क्या देखने को मिलता है आपको, सेकुलरिज्म। पहले पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी जो आपको चेंजेस लगती थी, लेकिन इन चीज़ों की वजह से आया क्या, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम अब क्या आ गई, यूरोप के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम में कैपिटलिज्म तो आ गया, प्रॉफिट तो आ गया लोगों के पास, लेकिन वो कुछ ही लोगों के हाथ में है। बाकी लोग तो सिर्फ काम कर रहे हैं, हैव नॉट हैं, जैसे आपका वो बोलता है वर्कर हैं, तो वो लोग किस चीज़ के अंदर चले गए, आपका दैट इज कॉल्ड एज पॉवर्टी। अब फैमिली भी शिफ्ट होकर आ गई है शहर में, लेकिन 12-12 घंटे सभी लोग काम कर रहे हैं, फिर भी जो रिसोर्सेज है वो इनएडिक्वेट है, स्ट्रेस है, तो दोनों लोग लड़ भी रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, वहाँ से लोगों ने डाइवोर्स लेना स्टार्ट कर दिया। जो लोग काम नहीं कर पा रहे थे उन लोगों ने क्राइम करना स्टार्ट कर दिया। अब इन सभी चीज़ों को मैं लेकर किसके पास जाऊँ, राजा तो खत्म हो गया, राजा तो चला गया, अब राजा के पास नहीं जा सकता, नोबल के पास नहीं जा सकता। आपकी सोसाइटी में क्या आ चुकी है, डेमोक्रेसी। इससे मैं काम कैसे करवाऊं, अब इसके पास तो वो पावर ही नहीं है कि अगर राजा के पास आप गए कि सर ये हमारा वेज नहीं दे रहा, राजा ने बोला इसे वेज दो, राजा का वर्ड तो क्या है, लॉ। एक सेकंड के अंदर उसने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब ये बोलता है कि सर मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा, पार्लियामेंट में जाने के बाद मैं डिस्कशन करूंगा, हम एक लॉ बनाएंगे, लॉ बनाने के बाद उस चीज़ को इंप्लीमेंट करेंगे, फिर आपका जो इशू है वो रिजॉल्व होगा। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ऊपर से लोगों को पता नहीं है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। इन सभी चीज़ों के साथ साथ क्या आ गया यूरोप के अंदर, दैट इज रेन ऑफ टेरर। प्रॉब्लम है, अर्बनाइजेशन आ गई है, अर्बनाइजेशन, पुअर लिविंग कंडीशंस है, हाइजीन नहीं है, रहने के लिए अच्छे घर नहीं है, स्लम्स के अंदर लोग रिजाइड कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं या लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, सोसाइटी ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। तो कुछ लोगों ने बोला कि यार इन सभी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, अगर ऐसे चलता रहेगा तो सोसाइटी क्या कर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। इन चीज़ों को ठीक करने के लिए हमें एक सब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जो सिर्फ किस चीज़ के साथ डील करे, सोसाइटी के
इश्यूज के साथ डील करे और इन इश्यूज का क्या प्रोवाइड करे, सोल्यूशन। कि हम तो हैं, कल को नए सोशियोलॉजिस्ट आ जाएंगे, जैसे जैसे सोसाइटी की प्रॉब्लम्स आएंगी ये लोग उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे और उन चीज़ों का क्या प्रोवाइड करेंगे, सोल्यूशन। और इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलता है, दैट इज द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। यूपीएससी पूरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे हुई। सिर्फ मॉडर्निटी भी पूछ सकता है, सिर्फ सोशल चेंजेस भी पूछ सकता है, सिर्फ आपसे क्या भी पूछ सकता है, दैट आर द प्रॉब्लम्स। तो आपको बेसिकली सिर्फ वो वाला पार्ट उठाकर पेपर में क्या करना है, एड्रेस करना है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ 150 वर्ड्स में क्वेश्चन आएगा आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा कितने में आएगा, दैट इज 250 वर्ड्स, और हम उसी हिसाब से आपका जो आंसर फ्रेम करेंगे। क्लैरिटी है इस चीज़ के ऊपर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन क्या होता है, कमर्शियल रेवोल्यूशन क्या है, अभी बताओ मुझे, अगर है तो बताओ। अब हम ही उसी चीज़ को क्लियर करेंगे। किसी भी चीज़ के अंदर, फॉर फर्दर क्लासेस ऑल्सो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ के अंदर सबसे बड़ी बात है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है, माइंड में आइडिया क्लियर है, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ सोशियोलॉजी। आप उस चीज़ को लिख दोगे, आपको पता है कि आइडिया क्या, आपको पता है कि यार सेकुलरिज्म क्या होता है, ठीक है, एक रिलीजन अलग होना चाहिए स्टेट से, और रिलीजन की सिग्निफिकेंस कम होती है, आप अपने वर्ड्स में लिख दो, लेकिन आप उस चीज़ को फ्रेम कर दोगे। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आइडिया माइंड में क्लियर नहीं है, तो आप पेपर में भी नहीं लिख पाओगे उस चीज़ को। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी, सभी चीज़ों के ऊपर होनी चाहिए। तो स्टार्ट करो थोड़ा सा, फिर लिखिए, सोशियोलॉजी इमर्ज्ड फर्स्ट इन यूरोप। सोशियोलॉजी इमर्ज्ड फर्स्ट इन यूरोप एज अ रिस्पॉन्स sociology emerged first in Europe as a response to the social and intellectual climate, as a response to the social and intellectual climate prevailing in Europe at that time, prevailing in Europe at that time। पॉइंट फॉर्मेशन में लिखना ज़्यादा इजी रहेगा पढ़ने के लिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, one needs to appropriate the relationship between society and ideas। One needs to appropriate the relationship between society and ideas। कहने का मतलब क्या हो गया, क्या मतलब है इस चीज़ का कि one needs to appropriate the relationship between society and ideas। क्या कहना चाहता है वो इस चीज़ से, कह रहा सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि उस टाइम का जो समाज था वो कैसा था, उसका नेचर क्या था, उस सोसाइटी की प्रॉब्लम्स क्या थी, उस सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हो रही थी, और इन सभी चीज़ों के ऊपर इन्फ्लुएंस किस चीज़ का था, आइडियाज़। आइडियाज़ कहने का मतलब कौन आ गए यहाँ पे, दैट आर इंटेलेक्चुअल्स, और क्या बोल सकते हो आप इन्हें, थिंकर्स। इन लोगों ने इन चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट किया। सोसाइटी में भाई रिलीजन की अथॉरिटी है, ये लोग उस चीज़ के बारे में क्या बोल रहे थे। सोसाइटी के अंदर पॉवर्टी है, ये लोग उस चीज़ के बारे में क्या बोल रहे थे। सोसाइटी डिक्लाइन कर रही है, कोलैप्स कर रही है, ये लोग उस चीज़ के बारे में क्या बोल रहे थे। तो बोल रहा है इन दोनों चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर सोसाइटी है, साथ में उसके थिंकर्स हैं, दोनों का एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। जैसा जैसा इन लोगों ने कंसर्न रेज किया, जैसे जैसे इन लोगों ने सोल्यूशंस बताए, वैसे वैसे सोसाइटी क्या हो गई, चेंज। मोंटेस्क्यू ने बोला भाई आप सेपरेशन ऑफ पावर करो, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर आपको उस चीज़ का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर किसी ने बोला कि राजा को आप जो है बेसिकली उसका हेरिडिटरी नेचर नहीं होना चाहिए, रादर आपको राइट मिलना चाहिए कि बेसिकली यू शुड चूज योर सॉवरन, तो आपको क्या देखने को मिलती है उस चीज़ के अंदर, डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। बोल रहा इन लोगों ने सोसाइटी के लोगों को बताया कि भाई आपकी सोसाइटी के साथ खराब क्या है, आपकी सोसाइटी को ठीक कैसे करना है, और लोगों ने इन लोगों को क्या किया, फिर फॉलो अप करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, राइट, द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन कैन बी ट्रेस्ड। साइंटिफिक डिसिप्लिन को अंडरलाइन कर लो, साइंटिफिक डिसिप्लिन। साइंटिफिक क्यों,
ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये लोग क्या बनाना चाहते थे इसे, दैट इज नेचुरल साइंस के। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हैं वैसे ही हम सोशियोलॉजी को बनाएंगे। वो बात की बात है बना पाए या नहीं बना पाए, ठीक है। एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन कैन बी ट्रेस्ड TRACED ट्रेस्ड टू दैट पीरियड of European history, can be traced to that period of European history which saw SAW, which saw tremendous social political and economic changes, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो, राइट। मडीवियल यूरोप या मडाइवल यूरोप, जैसे भी आपको ठीक लगता है, मडीवियल यूरोप underwent massive transformation. Medieval Europe underwent massive transformation in terms of scientific, commercial and industrial revolution. In terms of scientific, commercial and industrial revolution. Next line में लिखिए, right? These revolutions are collectively known as Renaissance. These revolutions are collectively known as Renaissance, which ended the period of dark ages, in Europe, इसी के नीचे एक सब पॉइंट बनाइए, लिखिए सबसे पहले साइंटिफिक रेवोल्यूशन। एक दो लाइनें लिखेंगे, पेपर में भी आपको इसी फॉर्मेट में चलना है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन हाइफन डाल के लिखिए, राइट। इट इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड that science develops in response to the demands of human society. कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए साइंस कोई ऐसे नहीं है उल जलूल कुछ भी प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। जो सोसाइटी की क्या है नीड, यहाँ जो सोसाइटी के लिए उस टाइम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इशू, उस चीज़ को सॉल्व करने की बात करता है। जैसा नीड होगी, जैसा इशू होगा, वैसे ही आपको इन्वेंशन देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या आया, कोविड-19, हमने क्या बना ली उस चीज़ के लिए, वैक्सीन। 200 साल पहले हमारे पास प्रॉब्लम आई किस चीज़ की, कनेक्टिविटी, हमने क्या बना लिया, रेलवेज। हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई, हम एक दूसरे के साथ लड़ने लगे, नेशन स्टेट बनानी स्टार्ट कर दी, तो हमने क्या बना ली, मॉडर्न आर्मी भी बनाई, हमारे वेपन्स भी क्या कर गए, चेंज कर गए। तो जैसी ज़रूरत होगी, जैसा सोसाइटी में इशू होगा, वैसे ही आपको उस चीज़ के लिए क्या मिल जाएगा, रिस्पॉन्स। हमारा ग्लोबलाइजेशन का टाइम आ गया, देखो पहले 200 साल पहले नहीं थे। 1950s के बाद वाई देयर इज सिग्निफिकेंट सर्च इन एरोप्लेन्स, एयर इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा बेसिकली सर्जेंस क्यों है, उसका एक रीज़न है ग्लोबलाइजेशन ने क्या प्रमोट करी, कनेक्टिविटी। जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी की डिमांड थी उतना ही ज़्यादा इस इंडस्ट्री ने क्या किया, ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। वैसे ही है आज के टाइम के अंदर, देखो 200 साल पहले, या 200 भी छोड़ दो आप, 2010 से पहले आपको स्मार्टफोन्स क्यों नहीं देखने को मिलते भाई, उस चीज़ का रीज़न है क्या, पेनिट्रेशन नहीं है। इसके अंदर सर्ज आया, समाज की डिमांड बढ़ी, तो लोगों ने क्या बना लिया, स्मार्टफोन्स। इसके अंदर है, अब रिसर्जेंस है,
अब देखो और प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में क्या जैसे जैसे बढ़ रही है, इसके बाद हमने क्या बना लिया, एआई। इसके आगे चलकर हम कुछ और बना लेंगे। जैसे जैसे नीड होगी, जैसा जैसा इशू होगा हमारी सोसाइटी में, वैसे वैसे ही साइंस क्या करेगी, उन सॉल्यूशंस का क्या प्रोवाइड करेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रॉब्लम। सबसे पहले कभी भी किसी भी चीज के अंदर देख लेना, सबसे पहले प्रॉब्लम होगी, फिर साइंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल पहले अगर डायबिटीज है, फिर हमारे पास इंसुलिन का इंजेक्शन आता है। ऐसे नहीं है कि डायबिटीज था नहीं और पहले किसी ने ऐसे इंसुलिन का इंजेक्शन बना दिया। हमारे पास ऐसे नहीं है कोई डिजीज है और उससे डिजीज है नहीं, लेकिन पहले ही आपको उस चीज के बारे में क्या मिल गया, सोल्यूशन। दैट विल नेवर बी द केस। सबसे पहले क्या रहेगी, दैट विल बी द प्रॉब्लम। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, जैसे यही लिख लो, फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन टू क्योर डिजीजेस, फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन टू क्योर डिजीजेस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, इसी के अंदर लिखना है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन के अंदर ही, राइट। द रेनेसा resulted in developments in the field of science which challenged the authority of church. The Renaissance resulted in developments in the field of science which challenged the authority of church. एग्जाम्पल लिख लो इसके साथ, फॉर एग्जाम्पल हीलियोसेंट्रिक थ्योरी रिप्लेस्ड कौन सी, दैट इज जियोसेंट्रिक। हीलियोसेंट्रिक का मतलब क्या हो गया, दैट सन इज इन द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। जियोसेंट्रिक का कहना क्या था, कौन सेंटर में है, अर्थ सेंटर में है और बाकी सभी प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। एक और एग्जांपल लिख लो इसी के साथ, एडवांसमेंट्स इन नेविगेशन एंड एस्ट्रोनॉमी, एडवांसमेंट्स इन नेविगेशन एंड एस्ट्रोनॉमी, एडवांसमेंट्स इन नेविगेशन एंड एस्ट्रोनॉमी। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और जनरेट कर सकते हो आप इस चीज के साथ। लोग क्या बोलते थे, अर्थ क्या है, फ्लैट है। पहले तो क्या किया इसने, चर्च ने जो बेसिकली जो बोल रखा था उस चीज को कहीं ना कहीं रिफ्यूट किया। इसके बाद जब एस्ट्रोनॉमी और नेविगेशन आई, लोगों ने क्या किए, वॉयजेस, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया। पहले लोग क्या बोलते थे, अगर आप जाओगे तो आप कहीं ना कहीं गिर जाओगे और आप आउट ऑफ अर्थ चले जाओगे। लेकिन जब नेविगेशन और एस्ट्रोनॉमी आई तो लोगों ने क्या बोला कि ऐसा नहीं है, सच में जो अर्थ है वो क्या है, राउंड है। हम यूरोप से चलकर अफ्रीका जा सकते हैं, इंडिया भी जा सकते हैं, साउथ अमेरिका भी जा सकते हैं। तो उस चीज़ों का बेसिकली और ज़्यादा आपको प्रूफ की एविडेंस देखने को मिल गया। जितना ज़्यादा प्रूफ मिला उतनी ही रिलीजन की अथॉरिटी क्या कर गई, डिक्लाइन। इसके साथ और लिख लो एक, राइट, एक एग्जांपल और लिख लो, जैसे कि डाइसेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, डाइसेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, DISSECTION, डाइसेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, डाइसेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। जब डाइसेक्शन का टाइम स्टार्ट हुआ तो तब हमारे पास कौन से कंसेप्ट आते हैं, जैसे कि सर्जरी। पहले चर्च क्या बोलता था, चर्च कभी भी डाइसेक्शन करने ही नहीं देता था। वो बोलता था कि जो आदमी है बेसिकली भगवान का बनाया हुआ एक वो है, इन्वेंशन है, तो बहुत ही यूनिक है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, आप उसे डाइसेक्ट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर वायलेटिंग द अथॉरिटी ऑफ गॉड। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे डाइसेक्शन आया, हमें डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पता चला। फिर हमें ये भी पता चला कि हम अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे क्या भी कर सकते हैं, क्योर भी कर सकते हैं। पहले इंसान को प्रॉब्लम थी, वो क्या करता था, सुबह उठता था, चर्च जाता था, सारा दिन प्रेयर करता था कि शायद भगवान रहम करेगा और उसकी पोजीशन ठीक हो जाएगी। लेकिन रिजल्ट क्या मिलता था, जीरो, क्योंकि अपने आप तो ठीक होगा नहीं। तो इन सभी चीज़ों की वजह से रिलीजन की अथॉरिटी के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, दैट इज डिक्लाइन। एक और लिखिए नेक्स्ट लाइन में, साइंटिफिक मेथड became more acceptable, scientific method became more acceptable, right, and the society which was earlier dominated by religion, and the society which was earlier dominated by religion came to be dominated by science, and the society which was earlier dominated by religion came to be dominated by science. इसी के नीचे सेकंड सब पॉइंट बना लो। पहला
बनाया था आपने साइंटिफिक, दूसरा बना लो कमर्शियल रेवोल्यूशन। कमर्शियल रेवोल्यूशन, कमर्शियल रेवोल्यूशन, राइट। इसके पॉइंट्स बना लो 2-4 जैसे साइंटिफिक के बनाए थे। लिखिए सबसे पहला इसने क्या किया, इट लेड टू शिफ्ट, इट लेड टू शिफ्ट फ्रॉम subsistence economy to intensive economy, subsistence to intensive economy। subsistence का मतलब क्या हो गया, सिर्फ किस चीज के लिए, सर्वाइवल के लिए। इंटेंसिव का मतलब क्या हो गया, आप कैसे प्रोडक्शन कर रहे हो, दैट इज मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का आइडिया क्या है, आप इस चीज से क्या जनरेट करना चाहते हो, प्रॉफिट। अपनी ज़रूरतों के लिए रख लिया, जितना सरप्लस है बेसिकली मार्केट में जाकर बेच दिया, और वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज प्रॉफिट। इसके नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखो, राइट, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड थ्रू सी रूट, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड थ्रू सी रूट लेड टू एरा ऑफ मास प्रोडक्शन। expansion of trade through sea route, SCSC route led to era of mass production, era of mass production, right। next point में लिखिए इसी के साथ ही, right, European markets were flooded, European markets were flooded with new commodities, European markets were flooded with new commodities, जैसे कि हाइफन डाल के लिख लो, such as spices, textiles, etc. नेक्स्ट लाइन में लिखिए इसी के साथ, दिस रिजल्टेड इन ग्रोथ ऑफ कंपनीज, दिस रिजल्टेड इन ग्रोथ ऑफ कंपनीज। अब इस चीज की एग्जांपल भी आपके पास, जब ये एस्टैब्लिश हो गया कि कोई अदर वर्ल्ड कंट्रीज एग्जिस्ट भी करती हैं, तो कंपनीज बननी स्टार्ट होगी। जैसे कि ईस्ट इंडिया आई थी तो वो भी क्या थी, कंपनी थी, और भी बहुत ज़्यादा चार्टर कंपनीज बनाई गई इसी बेसिस के ऊपर। कॉमा डाल के लिखिए, एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज, एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज, एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज। अब देखिए बैंक और क्रेडिट हमें क्यों चाहिए, क्या रीज़न हो सकता है। अब मैं इतना बड़ा सी रूट जो है एक वॉयज अंडरटेक कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, फाइनेंस। दो ही है बेसिकली अब उस सोसाइटी के अंदर जो मुझे फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, राजा, दूसरा क्या हो सकता है, प्राइवेट मैकेनिज्म। राजा का मन करता है तो वो प्रोवाइड कर देगा, जैसे फ्रांस के राजा ने प्रोवाइड कर दिया। लेकिन कुछ लोग हैं जो इससे इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहते हैं, शायद इसे उन्हें डर है कि कहीं सारा प्रॉफिट कौन ना ले जाए, राजा ही ना ले जाए। अब प्राइवेट हो सकता है मेरे पास उतने पैसे हैं या उतने पैसे नहीं हैं, तो लोगों ने क्या करना, तब लोगों ने क्या बनाने स्टार्ट किए, बैंक्स, पहली बार। अब ये बैंक क्या करते हैं, आपको फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, लोन। उस लोन पे ये क्या चार्ज करेंगे आपसे, इंटरेस्ट। तब आपको पहली बार बैंकिंग और क्रेडिट सिस्टम जो है ऑर्गेनाइज वे में देखने को मिलता है, जब आपको क्या देखने को मिलती है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनीज। किस चीज की वजह से, कमर्शियल रेवोल्यूशन की वजह से। अगर हम देखें कि इससे पहले क्यों नहीं हुआ, उससे पहले जरूरत ही नहीं थी। क्यों, इकोनॉमी क्या थी, सबसिस्टेंस, मास प्रोडक्शन का कंसेप्ट ही नहीं है, तो लेकर करोगे भी क्या। ठीक है, कॉमा डाल के लिखिए, राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास विच इंक्लूडेड बैंकर्स कॉमा मर्चेंट्स एटसेट्रा, विच इंक्लूडेड बैंकर्स कॉमा मर्चेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। एक और सब पॉइंट जनरेट करो। अब बना लो आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, एक हमने लिख लिया साइंटिफिक का, एक लिख लिया कमर्शियल का, नेक्स्ट वाला बना लो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है। पहला पॉइंट लिखिए, क्लियर हो जाएगा। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज डन फॉर मेकिंग प्रॉफिट। एक ही मोटिव है, क्या करना है, चीज़ों को मास में प्रोड्यूस करना है, सरप्लस में, ताकि अगर हम मार्केट में बेचें तो हम उस चीज़ से क्या जनरेट कर पाएं, दैट इज
प्रॉफिट, सिंपल चीज, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज डन फॉर मेकिंग प्रॉफिट, कॉमा डाल के लिखिए, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट द मास स्केल, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट द मास, MASS, मास स्केल। अब देखो होगा क्या, मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल आज मैं 10 चीजें एक दिन में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं। मेरा क्या है कि मैं अगले महीने 100 करूं, एक साल के बाद 1000 करूं एक दिन में, फिर क्या करूं 10,000 करूं। पहली बात तो ये कैसे पॉसिबल होगा, एक चीज। दूसरी बात क्या है कि अगर मैं इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मेरी कॉस्ट भी क्या रहनी चाहिए, लो। साथ में क्या भी मिलना चाहिए, क्वालिटी, तभी लोग खरीदेंगे। अब इन चीजों के लिए अब मैं ये चीजें फुलफिल कर कैसे सकता हूं, अगर मैं क्या करूंगा, इन्वेंशंस, किसके अंदर, टूल्स के अंदर, या किस चीज के अंदर, मशीन्स के अंदर। अब ये देखिए ह्यूमन नेसेसिटी है, जो हमने पहले भी देखा साइंटिफिक रेवोल्यूशन के अंदर, जरूरत है आपकी, लोगों का डिजायर है कि हम ज्यादा प्रोड्यूस करें, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे ज्यादा बेचेंगे, ज्यादा बेचेंगे तो ज्यादा क्या आएंगे, पैसे आएंगे, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जितने ज्यादा पैसे आएंगे उतना सोसाइटी में हमारा इन्फ्लुएंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब इस नेसेसिटी को पूरा करने के लिए लोगों ने क्या किया, नई नई इन्वेंशंस को करना स्टार्ट कर दिया, नई नई मशीनें बनानी स्टार्ट कर दी, नए नए टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए, जो लो कॉस्ट और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। अगर हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया की बात भी कर रहे हैं, उस चीज में मेजर रीजन किसका है, दैट इज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द यूरोपियन सोसाइटी। वो लोग वहां से चीप मेड गुड्स लेकर आते थे और आपकी सोसाइटी में आकर बेचते थे। आपकी सोसाइटी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ नहीं था, तो इस चीज का रीजन क्या हुआ, हम सबसिस्टेंस इकोनॉमी थे, हमारे लोग हैंडमेड गुड्स प्रोड्यूस करते थे, जिन्हें प्रोड्यूस करने में टाइम बहुत ज्यादा लगता था, हैंडमेड थे तो क्या भी थे, एक्सपेंसिव भी थे, हाई क्वालिटी थे तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। उस चीज की वजह से कभी इंडस्ट्री इतनी ज्यादा डेवलप ही नहीं हो पाई। ऊपर से जब ये लोग आए तो इन मशीन गुड्स ने हमारी इंडस्ट्री को क्या कर लिया, ओवरटेक। तभी आप देखोगे कभी इंडिपेंडेंस के पहले की अगर आप पिक्चर्स देखनी स्टार्ट करो, एवरीबडी इज वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स, रादर आज भी उतना ट्रेंड नहीं है जब उतना था। क्यों, क्योंकि दीज थिंग्स वर वेरी अफोर्डेबल एंड एज मच एज वेरी मच असेसिबल इन कंपैरिजन टू द, चाहे मैं खादी गुड्स लगा लूं। क्यों गांधी ने स्टार्ट किया खादी गुड, क्यों, क्या जरूरत पड़ गई थी ऐसी, जरूरत यही थी कि लोग उन चीजों को छोड़ रहे थे। क्यों, टाइम बहुत लगता था, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा थी और लोगों की नेसेसिटीज को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। और ये मशीन मेड गुड्स जो हैं बेसिकली इन सभी नेसेसिटीज को क्या कर पा रही थी, फुलफिल कर पा रही थी। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, बताइए। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल में सिर्फ एक चीज का फर्क है, कमर्शियल में एक चीज आई, दैट इज ट्रेड एक्सपेंशन। ट्रेड कहां से लेकर आएंगे, ट्रेड आई किस चीज के थ्रू, सी रूट के थ्रू। अब ट्रेड एक्सपेंड हो चुकी है, सी रूट्स के थ्रू आप नई नई कंट्रीज में पहुंच चुके हो, मेरे पास एक्सेस है किस चीज के लिए, मटेरियल के लिए। अब इस मटेरियल को मैं यूटिलाइज कैसे करूंगा, वो क्या है आपके पास, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दैट इज प्रोडक्शन। ये फर्क है। एक तो है मेरे पास एक्सेस है, मुझे पता है कि भाई फॉर एग्जांपल आज मैं अकेला ऐसा इंडिविजुअल हूं जिसके पास कोई रॉ मटेरियल है। अब मुझे पता है कि ये सभी, मैं इतना समझ चुका हूं कि ये सभी चीज़ों की लोगों की क्या है, नेसेसिटी है, ये ज़रूरत बनेगी लोगों की। मेरे माइंड में इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी है, मैं लोगों के साथ नेगोशिएट कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, दैट इज़ कमर्शियल रेवोल्यूशन। लोगों को इतनी समझ आ गई। लेकिन अब इन चीज़ों को जो प्रोड्यूस करेगा वो क्या बनेगा, दैट इज इंडस्ट्रियलिस्ट। ये तो क्या भी हो सकता है, बीच में मिडलमैन भी हो सकता है ट्रेड एक्सपेंशन वाला। तो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि यार मैंने एक एरिया है वहाँ पे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज को देखा है, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको उस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दूंगा, दैट इज़ कमर्शियल रेवोल्यूशन। लेकिन जो प्रोड्यूस करेगा वो क्या बनेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा। ये इंडिविजुअल क्या एस्टेब्लिश करेगा, फैक्ट्री, जो बाद में चलकर हाई टाइम्स के अंदर क्या बनेगी, दैट विल बी इंडस्ट्री। फैक्ट्री से अपस्केल होगा इसका किसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे इसी के साथ, राइट। कहाँ तक लिखा था हमने, डिजायर टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एट लो कॉस्ट, राइट, so as to make higher profits, so as to make higher profits, so as to make higher profits, led to technological advancements. Desire to produce more goods at low cost, so as to make higher profits, led to technological advancements, right.
हाइफन डाल के लिख सकते हैं आप, इन्वेंशंस इन टूल्स एंड टेक्निक्स, इन्वेंशंस इन टूल्स एंड टेक्निक्स। कोई टेंशन नहीं है, स्लो कर देंगे, अगर किसी को डिक्टेशन तेज लगे तो बता देना मुझे, ठीक है। इन्वेंशंस इन टूल्स एंड टेक्निक्स, एग्जाम्पल लिखिए, दो सबसे इंपॉर्टेंट जो हैं इस चीज़ के लिए, टूल्स एंड टेक्निक्स। एक है आपके पास स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी। एक उस चीज़ के अंदर एक और बहुत चीज़ फेमस थी, दैट इज वाटर फ्रेम। स्पिनिंग जेनी, एक आप लिखिए दैट इज वाटर फ्रेम, वाटर फ्रेम, राइट राइट। नेक्स्ट लाइन में लिखिए इसी के साथ, राइट, दिस लेड टू द राइज ऑफ इंडस्ट्रियल सिटीज, दिस लेड टू द राइज ऑफ इंडस्ट्रियल सिटीज, industrial cities, this led to the rise of industrial cities and resulted in what is called as urbanization, rise of industrial cities and resulted in what is called as industrial revolution, 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 revolution। नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ, पॉइंट्स को बंद कर दो, राइट। The Enlightenment period, the Enlightenment period marked a radical change. The next paragraph में लिखना है, the Enlightenment period marked, M-A-R-K-E-D, marked a radical change, radical change from traditional thinking of feudal Europe, radical change from traditional thinking of feudal Europe, feudal Europe, right, marked a radical change, R-A-D-I-C-A-L, radical change from traditional thinking of feudal Europe, right। next line में लिखिए, classes were reorganized, classes were reorganized। कहने का मतलब, अब देखो यहां पे भी ये चीज समझो, classes were reorganized क्या मतलब है। जब मोनार्की थी तो दो ही चीज़ें थी उस सोसाइटी के अंदर, या अमीर या क्या है, गरीब। इसमें कौन आता है, या तो चर्च आती है, या राजा आता है, या क्या है, नोबल्स। यहाँ पे क्या आता है, दैट इज कॉमन सिटीजन। नोबल ज़्यादातर कौन है यहाँ पे, फ्यूडल लॉर्ड, और ये आपकी एवरेज पॉपुलेशन है, ठीक है। अब जैसे ही बेसिकली आपको फ्यूडल से आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कैपिटलिज्म में पहुँचते हो, तो आपके पास तीन चीज़ें आती हैं यहाँ पे, रिच, मिडल और नीचे क्या है, पुअर। अब जो मिडल वाला है ये नया है, पहले नहीं एग्जिस्ट करता था। कौन है ये, जिसने बैंक बनाया है, जो कहाँ पे लगा हुआ है, ट्रेड में लगा हुआ है, या किसी को क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है। नई नई जैसे ऑक्यूपेशन आगे, कोई डॉक्टर बन गया, कोई लॉयर बन गया, कोई पब्लिक क्या है, रिप्रेजेंटेटिव, MP MLA बन गया, ये सारे लोग। रिच जो है फॉर एग्जाम्पल हो सकता है नोबल वाला हो, या यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कहीं पे राजा अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हो, तो वो है। पुअर कौन है यहाँ पे, जो फैक्ट्रीज के अंदर काम कर रहा है, दैट इज लेबर, या आप क्या बोल सकते हो, दैट इज वर्कर। क्लासेस वर रीऑर्गेनाइज्ड एंड रिलीजन लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस, एंड रिलीजन लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस, एंड रिलीजन लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस, राइट। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, ऑल दीज न्यू डेवलपमेंट्स, all these new developments were referred to as modern, all these new developments were referred to as modern। अब पता चला मॉडर्न क्यों बोल रहे हैं हम। इकोनॉमिक सिस्टम भी ऐसा नहीं है, सोशल सिस्टम भी ऐसा नहीं है, हर चीज के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, चेंज। पहले रिलीजन था, अब क्या है, लोगों को गवर्न कौन कर रहा है, साइंस। पहले राजा है, अब क्या है, डेमोक्रेसी। पहले फ्यूडल सिस्टम है या एग्रीकल्चर है, अब क्या है, इंडस्ट्री। हर चीज में आपको क्या दिख रहा है, जो पुरानी चीजें हजारों, ये चीजें जो कब से चलती आ रही हैं, हजारों सालों से चलती आ रही हैं। जब हमने इन चीजों से हटकर कुछ नया करने की कोशिश करी तो हमने इन्हें क्या बोल दिया, मॉडर्न। और इस सारे प्रोसेस को क्या बोल दिया, साथ में ITY लगा दिया, दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्निटी। लिखिए, इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी it was known as modernity, in terms of ideology it was known as modernity, it was known as
मॉडर्निटी, राइट। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, नेक्स्ट या पैराग्राफ में ले चलो चाहे, राइट। along with the above revolutions, along with the above revolutions, intellectual influences also had a role, intellectual influences also had a role in the emergence of sociology in Europe. Intellectual influences also had a role in the emergence of sociology in Europe. सब पॉइंट बना लो इसके भी, राइट। सबसे पहले तो यही लिखिए आप, द इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन इन द 18th century, द इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन इन द 18th century is commonly referred to as enlightenment. The intellectual revolution in the 18th century is commonly referred to as enlightenment. Right, next point में लिखिए, right, this revolution challenged the authority, this revolution challenged the authority of state and church, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इट चैलेंज्ड सुपरस्टिशन एज द बेसिस ऑफ ट्रुथ, इट चैलेंज्ड सुपरस्टिशन एज द बेसिस ऑफ ट्रुथ and argued for reason comma evidence, and argued for reason comma evidence. Next line में लिखिए, the most prominent thinkers associated with the Enlightenment were, the most prominent thinkers associated with the Enlightenment were Montesquieu and Rousseau. Montesquieu and Rousseau. चाहे ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, इसने किसका कंसेप्ट दिया था, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ आप और भी बोल सकते हो कि देयर शुड बी नो कंसंट्रेशन ऑफ द अथॉरिटी, सेपरेशन ऑफ पावर। रूसो ने क्या बोला था, बता सकता है कोई, किसकी थ्योरी दी थी इसने? वेरी राइट, दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसने क्या बोला, दैट पीपल हैव द राइट टू चूज देयर सॉवरन। सॉवरन का मतलब कौन हो गया? हेड। ठीक है, कि लोगों को राइट मिलना चाहिए कि वो जिसे चूज करना चाहें, जिसे इलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, लोगों के ऊपर फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, राइट, द थिंकर्स वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। द थिंकर्स वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। साइंटिफिक रेवोल्यूशन, right, with the use of evidence comma reason, with the use of evidence comma reason, laws can be discovered, comma reason, 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 laws can be discovered to control and create a better society. Laws can be discovered to control and create a better society. Control and create a better society. देखिए, तीन चीज़ें हैं, अब इसके साथ थोड़ा सा करेंगे, थोड़ी सी
इंटरेस्टिंग है रादर। एक कंसेप्ट आया है यहाँ पे, कुछ थिंकर्स ने क्या बोला, देखिए पहले तो चलो यही देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है। जिस चीज़ को आप क्या बोलते हो, दैट इज़ फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। अब कुछ थिंकर्स हैं, कुछ लोग हैं जो सोसाइटी को पढ़ रहे हैं, वो कुछ देख रहे हैं कि देखिए भी पहले सोसाइटी कैसी थी, उसके बाद कैसे चेंज हुई, फिर आज कैसी है, आगे चलकर क्या हो सकती है। ये लोग एक्चुअली देखना क्या चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक सोसाइटी की एवोल्यूशन देखना चाहते हैं कि भाई सोसाइटी पहले कैसी होती थी, आज कैसे है, पहले अच्छी थी आज ख़राब हो गई, या पहले ख़राब थी आज ठीक हो गई। तो इन लोगों ने क्या बोला, सभी थिंकर्स ने एक कॉमन सा कंक्लूजन निकाला कि देखिए जो पहले की सोसाइटीज़ थी वो क्या थी, सिंपल। आज की सोसाइटीज़ क्या हैं, कॉम्प्लेक्स। उस चीज़ को बोलने का एक रीज़न था, सिंपल क्यों, पहले स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, या है तो बहुत ही ज़्यादा रूडिमेंट्री फॉर्म में है। इकोनॉमी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा आपके पास क्या नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्राइबल्स की बात करूं, उनका तो एग्रीकल्चर भी नहीं है, रादर फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, जो मिला वही खा लिया, दैट इज़ लाइवलीहुड। तो बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी में क्या नहीं है, ऑक्यूपेशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई मैरिज का सिस्टम, फैमिली का सिस्टम भी इवॉल्व नहीं है। तो उन सोसाइटीज़ को सिंपल बोला गया। वो बोलता है कि अगर मैं आज की सोसाइटी के साथ कंपेयर करूं तो आपके पास क्या है, स्टेट है, इसके अंदर सॉवरन है, फिर साथ में क्या है, फ्यूडल लॉर्ड है, किसी पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, किसी के अंदर क्या है, डेमोक्रेसी है। फिर इकोनॉमी सिंपल नहीं है, पहली बात तो ये क्या बन चुकी है, इंटेंसिव। फिर इसके अंदर ऑक्यूपेशन एक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोल दिया कि लोग क्या एग्जिस्ट करती है, इंडस्ट्री, क्या इंडस्ट्री एक ही चीज़ की है, कोई टेक्सटाइल का काम कर रहा है, कोई कॉटन का काम कर रहा है, कोई बेसिकली गैस की इंडस्ट्री लगा रहा है, कोई पेट्रोल की लगा रहा है, कोई ऑयल की लगा रहा है, कोई किसी चीज़ का काम कर रहा है, कोई रबर प्लांटेशंस लगा रहा है, कोई एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रहा है। फिर साथ में किसका काम आ गया, स्किल, कोई जो सिर्फ आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है। तो वो बोल रहा है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे, इन सोसाइटीज़ में और इन सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा फर्क है। लेकिन एक चीज़ वो साथ में और भी क्या बोलता है कि जैसे जैसे सोसाइटीज़ कॉम्प्लेक्स हुई हैं, वो साथ साथ क्या भी हुई हैं, डेवलप्ड। प्रॉफिट आया है, इन्वेंशंस बढ़ी हैं, साइंस आई है, रीजन आया है, लॉजिक आया है, सुपरस्टिशन कम हुई है। वो बोलता है कि जो सारी सोसाइटीज़ हैं देखिए यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करती हैं। उन लोगों ने बोल दिया कि ये सिस्टम यूनिवर्सल है, हर जगह फॉलो होगा, पुराने टाइम में भी फॉलो हो रहा है, अब भी होगा, आगे चलकर भी फॉलो होता रहेगा। सिर्फ फ़र्क कितना है कि सोसाइटीज़ का जो एवोल्यूशनरी स्केल है या उनकी पेस जो है, जो उनकी स्पीड है, वो डिफर कर सकती है। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे आप ये बोल सकते हो कि यूएसए कहाँ पे है, यहाँ पे है, इंडिया कहाँ पे है, यहाँ पे है, अफ्रीका कहाँ पे है, यहाँ पे है, ट्राइबल सोसाइटीज़ भी हैं, वो कहाँ पे हैं, वो आज भी यहीं पे हैं। कह रहा आपकी पेस जो है किसी की कम ज़्यादा हो सकती है, कोई आगे हो सकता है, कोई बीच में हो सकता है, कोई पीछे हो सकता है, लेकिन जितनी भी वर्ल्ड की सोसाइटीज़ है वो कहाँ से ट्रैवल करेंगी, वो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेंगी। हर कोई सोसाइटी जो है वो सिंपल सोसाइटी से कहाँ पहुँचेगी, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी तक। और जितना जितना वो कॉम्प्लेक्स होती जाएगी उतनी ही उसके अंदर क्या बढ़ती जाएगी, दैट विल बी द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्यों बढ़ेगी, उस चीज़ का एक रीज़न है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें किस पे चल रही हैं, दैट इज सुपरस्टिशन। बारिश हो रही है, मुझे नहीं पता क्यों हो रही है, मैंने उसको क्या बोला, किसके साथ अलाइन कर दिया, गॉड के साथ, कि भाई भगवान आएगा, मैं अगर उसे प्रे करूंगा तो वो बारिश करेगा। फेमाइन आ गई, मैं तब भी भगवान को प्रे कर रहा हूँ। लाइटनिंग हो रही है, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, मैं उसे किसके साथ एसोसिएट कर रहा हूँ, भगवान के साथ एसोसिएट कर रहा हूँ। सन आ रहा है, कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, मैं उसे किसके साथ एसोसिएट कर रहा हूँ, भगवान के साथ एसोसिएट कर रहा हूँ। मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि अगर कोई चीज़ सोसाइटी में हो रही है तो वो क्यों हो रही है, क्या रीज़न है उस चीज़ का। उसी तरीके से आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे किस चीज़ की डेवलपमेंट है, साइंस। आपको पता है बारिश क्यों होती है, पहले क्या होगी, ह्यूमिडिटी होगी, फिर एवेपोरेशन होगी, फिर क्लाउड बनेगा, क्लाउड जब उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, रेन प्रोड्यूस करेगा। सन कब निकलेगा, कब नहीं निकलेगा, कितने बजे निकलेगा, कितने टाइम के लिए निकलेगा, आपको इस चीज़ के बारे में भी पता है। लाइटनिंग क्यों होती है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दोनों मिलेंगे, सभी चीज़ों की क्लैरिटी है। तो बोलता है जैसे जैसे सोसाइटीज इस स्टेज की तरफ बढ़ती हैं, साइंस सुपरस्टिशन को क्या करता जाएगा, ओवरटेक करता जाएगा। जैसे जैसे ओवरटेक करेगा सोसाइटीज उतनी ही क्या बनती जाएंगी, डेवलप होती रहेंगी। इस चीज़ की लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी क्रिएट करी गई। रादर लोगों ने जो आपके राजा थे या गवर्नमेंट थी उस चीज़ उनको पूछना स्टार्ट कर दिया,
भाई आपने हमारी सोसाइटी को चेंज करने के लिए किया क्या है, क्या लॉ बनाया है, क्या स्कीम बनाई है आपने। जैसी जैसी स्कीम बनाओगे, जैसा जैसा लॉ बनेगा, वही तय करेगा ना कि आपकी डेवलपमेंट आप यहां से यहां तक पहुंचेंगे या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेट है, उसकी एक गवर्नमेंट है, वो यहां पे है, लेकिन वो बातें कहां पे कर रही है, यहां की, कि भाई रिलीजन वाली सोसाइटी ऐसी थी, साइंस अच्छी नहीं है, ये चीज़ ज़्यादा अच्छी थी, सुपरस्टिशन ये चीज़ गलत बोल रही है, सुपरस्टिशन के अंदर ये चीज़ बिलीव करो, लॉ ऐसे बना रही है, सेकुलरिज्म नहीं है, रिलीजन की तरफ चलेंगे। हम यहाँ को पहुँचेंगे या यहाँ को पहुँचेंगे? रादर अगर पीछे नहीं भी जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या कर जाएंगे, हम स्टैग्नेट कर जाएंगे। और यूरोप, ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन के अंदर वो क्या कर रहा है, बहुत रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है, एडवांसमेंट हो रही है। फिर किसका पीरियड आता है उनके अंदर, डार्क एजिस। डार्क एजिस के अंदर रिलीजन, चर्च के नेक्स और स्टेट के नेक्सस ने क्या कर दिया, सोसाइटी को स्टैग्नेट कर दिया। वहां पे ना वो पीछे गए हैं, वहीं के खड़े हैं, ना वो आगे चल सकते हैं। और अब वो लोग इस चीज को रेफर कर रहे हैं कि यार जब ग्रीक सिविलाइजेशन थी तब तो हमने ऐसी चीज बना दी थी, आज हम बेसिक चीज नहीं बना सकते। तब हमारी एजुकेशन, प्लाटो और अरिस्टोटल ये चीज बोल गए थे, आज हम एक टेक्स्ट को पढ़ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लैटिन हर किसी को आती नहीं है, वो सिर्फ कौन पढ़ सकता है, चर्च वाला आदमी। यार राजा बेसिकली, तब हमारे पास हम सीजर को इलेक्ट करते थे, तब तो डेमोक्रेसी थी, रिपब्लिक थी। आज राजा हमें यह भी पूछने नहीं देता कि आपने टैक्स ज्यादा क्यों लगाया। तो उन लोगों ने राजा को क्या करना स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया कि सर आपने हमें बीच में स्टैग्नेट कर दिया, हम यहां से यहां कब पहुंचेंगे, आप हमें इस चीज का आंसर प्रोवाइड करो। आप ऐसा कौन सा लॉ, ऐसी कौन सी चीज लेकर आओगे जो हमारी सोसाइटी को क्या करवाएगी, प्रोग्रेस करवाएगी। अगर नहीं करवा सकते तो आपको कहां हटना पड़ेगा, साइड में हटना पड़ेगा, हम अपना सिस्टम ले आएंगे। फ्रांस का राजा था, उसने बात नहीं मानी, ही रिमेन्ड एडामेंट। लोगों ने उसे क्या कर दिया, रिमूव। क्या किया लोगों ने, दैट इज रेवोल्यूशन। रशिया का राजा था, नहीं माना। रशिया के अंदर रेवोल्यूशन का मेजर रीजन क्या है, एक तरफ वो सोसाइटी को देखते हैं, किसकी को, यूरोपियन सोसाइटी को, कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगी, इंडस्ट्री आ गई, डेवलप हो गए। हमारे यहाँ पे आज भी जो सोसाइटी है वो किसके ऊपर चल रही है, एग्रीकल्चर के ऊपर। आज भी हम 200 साल वाली चीज के ऊपर लटके हुए हैं, हम यहीं पे खड़े हैं, लोग हमसे आगे निकल गए, तो हम कहाँ पहुंचेंगे। राजा से पूछने के गए, राजा ने क्या किया, राजा ने आगे फायर स्टार्ट कर दिया, लोगों को मार दिया। लोगों ने क्या किया, दैट इज रेवोल्यूशन। सिस्टम को टोटली क्या कर दिया, ओवरथ्रू कर दिया, उसकी जगह पे क्या ले आए, नया सिस्टम ले आए। और ये हर सोसाइटीज में होता है, जब भी लोग किसी पावर को क्वेश्चन करते हैं तो वो एक ही चीज पूछते हैं कि ये कहाँ पे है। शायद उन्हें ना पता हो, इग्नोरेंस लगा लो आप या किस चीज के बारे में, लेकिन उनका फंडामेंटल क्वेश्चन यही है, प्रोग्रेस कब आएगी जिंदगी के अंदर। नहीं आएगी। जब भी आप अपने आप को कंपैरिजन करोगे तो दो ही चीजें मिलेंगी, कुछ सोसाइटीज ऐसी होंगी जो हमारे से पीछे होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो हमारे से आगे होंगी। अगर जैसे कि मैं इंडिया की बात करूं फॉर एग्जांपल, हम जब भी अपना कंपैरिजन करते हैं, अगर मैं बोलूं किसके साथ, अफ्रीका के साथ, वी टेंड टू बी वेरी हैप्पी। क्यों? हमें लगता है हम यहाँ पे हैं, ये लोग तो अभी यहाँ पे हैं, इनके पास तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हम यहाँ पे पहुँच गए। लेकिन जब हम किसी डेवलप्ड, फॉर एग्जांपल स्कैंडिनेवियन कंट्री के साथ अपने आप का कंपैरिजन करते हैं, तो हम बोलते हैं डेवलपमेंट और प्रोग्रेस मिसिंग लग रही है किसी ना किसी चीज़ में। सोशल सिक्योरिटी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, फ्लडिंग कंडीशंस हैं, डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं, सैनिटेशन नहीं है, हाइजीन नहीं है, वेज कंडीशंस रेगुलेटेड नहीं है। तब हमें लगता है कि यार अभी भी हम कहाँ पे हैं, अभी हम पीछे हैं। और स्पेसिफिकली अगर हमें ऐसा लगे कोई कंट्री जो हमसे पीछे है वो किसी ना किसी चीज़ से हमसे बेहतर हो, फॉर एग्जांपल वुमेन रिप्रेजेंटेशन लगा लो, अफगानिस्तान का रेट हमसे बेहतर है, या किसी अफ्रीकन कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा ठीक हो, हमसे, हमारे से क्राइम रेट बहुत ज़्यादा कम हो, तो वी टेंड टू हैव सेंस ऑफ व्हाट, इन्फीरियरिटी। क्यों? कि यार जो हमसे पीछे है उसकी चीज़ हमसे बेहतर कैसे हो सकती है। ये आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी इन्वॉल्व है। तो ये सारा मैकेनिज्म है किस चीज़ का, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस का। तो उन लोगों ने जो उस टाइम के इंटेलेक्चुअल्स थे, उन लोगों ने लोगों को टेम्पलेट प्रोवाइड किया कि देखिए आप अपनी जो गवर्नमेंट्स हैं उन लोगों को क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, आप कैसे ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप आगे बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, या आप स्टेगनेट हो, या आप पीछे की तरफ चल रहे हो। ये काम आपका है कि आप पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। हमने तो किताबों में लिखकर आपको बांट दिया, सोचना काम जो है वो किसका है, आपका काम है। उसी तरीके से एक चीज उन लोगों ने और निकाली, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसे, सोशल सर्वे। सोशल सर्वे ने क्या किया, देखो सबसे मेजर एक्सपेरिमेंट, हमने इस चीज को डिस्कस भी किया। उन लोगों ने जो
पहले सोशियोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने सबसे पहले जो अपना काम किया, अपनी जो रिसर्च करी वो किस चीज़ के ऊपर करी? दैट वाज अपॉन पॉवर्टी। एक ऐसा इशू उठाया बेसिकली जो सभी लोगों को क्या कर रहा था? इम्पैक्ट। उन लोगों ने देखा कि यार अगर हम सोशियोलॉजी बनाना तो चाहते हैं, ठीक है, हम रिसर्च की बात भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हम लोगों के इश्यूज़ को रिजॉल्व कर कर क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? सोल्यूशन। और क्या ये सभी यूरोपियन सोसाइटीज़ में काम चल जाएगा या नहीं चलेगा? अगर मैं कोई सोल्यूशन बता रहा हूँ कि भाई पॉवर्टी को आप कम कर सकते हो, आप अगर मैं बोल रहा हूँ आप कम कर सकते हो, तो सभी लोग इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो उन लोगों ने क्या बोला, जो उनकी फाइंडिंग्स आई, उन लोगों ने बोला कि देखिए सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या है, ज़्यादातर लोग इसे किस चीज़ के साथ अलाइन करते हैं? गॉड। कि भाई मेरे अंदर ही कुछ ऐसा है, मेरे अंदर ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है और मैंने कुछ ऐसे इवल एक्ट्स को परफॉर्म किया है जिस चीज़ की वजह से जो क्या है, आई एम फेसिंग दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। और वो बेसिकली इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं कर रहा, लोग भी उसी को कोस रहे हैं। अब वो बोलता है कि इस चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं फिक्स कर सकता हूँ। उन लोगों ने 4 से 5 चीज़ें लिस्ट कर दी और जिन जिन जगह पे उन लोगों ने उन चीज़ों को बेसिकली लिस्ट किया, फिक्स किया, वहाँ पे जो पॉवर्टी है एलिमिनेट लगा लो, चलो आप एलिमिनेट नहीं तो एटलीस्ट क्या हुई, रिड्यूस। तो पहली बार ये बात बताई गई कि जो पॉवर्टी है वो भगवान द्वारा बनाई गई चीज़ नहीं है। क्या है वो? ह्यूमन क्रिएटेड क्या है? प्रॉब्लम है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ, इट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ इनइक्वालिटी। आपकी सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं है, जो सरकार में है वो लोगों के लिए काम करता नहीं है। ये बेसिक रीज़न है जिस चीज़ की वजह से आपकी सोसाइटी में क्या एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ पॉवर्टी। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी बेसिकली जिन चीज़ों की वजह से लोगों ने फिर से क्या स्टार्ट करना किया, अपनी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। और इस चीज़ का इन्फ्लुएंस आपको फिर किस चीज़ में देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा? दैट इज कॉल्ड एज फ्रेंच रेवोल्यूशन। राजा ने तो बहुत कुछ बोला, बहुत ऐसे बेसिकली इल्यूजन्स क्रिएट करने की बात करी, लेकिन लोगों ने एक भी नहीं सुनी। क्यों? उस चीज़ का रीज़न है जिस चीज़ को हमने स्टार्टिंग में लिखा, दैट इज कॉल्ड एज एनलाइटनमेंट। लोग उस टाइम के अंदर क्या हो चुके थे? एनलाइटेंड हो चुके थे। उनकी मेंटल कैपेबिलिटी इतनी इनहांस हो चुकी थी दैट दे कुड सी कि सही क्या है, गलत क्या है, हमें कहाँ पे बेसिकली बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, स्टूपिड बनाया जा रहा है, और कहाँ पे बेसिकली हमें क्या किया जा रहा है, ऐसी कोई स्कीम्स प्रोवाइड करी जा रही हैं या ऐसे कुछ बेसिकली लूप्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिनसे कि ये लोग क्या चाहते हैं कि वी शुड रिमेन काम फॉर द टाइम, और उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, दोबारा से टेक ओवर कर लेंगे और रिवर्ट बैक कर जाएंगे अपनी उन्हीं चीज़ों के ऊपर। जैसे कि राजा उस टाइम के ऊपर क्या बोल रहा था, राजा ने क्या बोला, एट द एंड वो मान भी गया कि आप क्या कर लो, असेंबली क्रिएट कर लो, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्रिएट कर दूंगा। लेकिन उसके बाद उसने क्या बोला, पावर तो मेरे हाथ में है। उसने उस असेंबली को क्या कर दिया, डिसमेंटल कर दिया। उसने बोला कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी मैं ही हूँ। लोगों ने बोला कि अब ये तो मान ही नहीं रहा और कोई सोल्यूशन ही नहीं है हमारे पास, एक ही बनता, दैट इज कॉल्ड एज रेवोल्यूशन। तो तभी हम बात करते हैं कि जो सोसाइटी को डार्क पीरियड से एनलाइटनमेंट और रेनेसां की तरफ लेकर जाने वाला जो सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे प्रोमिनेंट चीज है, वो क्या है, दैट इज कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन। लोगों के अंदर क्या क्रिएट करना, एनलाइटनमेंट को क्रिएट करना, उन्हें समझाना कि आपकी ज़िंदगी के साथ या आपकी सोसाइटी के साथ खराब क्या है और आप इस चीज़ को ठीक कैसे कर सकते हो। तभी देखो ऐसा कैसे होगा कि डेमोक्रेसी बनाई और सभी लोगों ने मोंटेस्क्यू के कंसेप्ट को इनकॉर्पोरेट कर लिया, सेपरेशन ऑफ पावर को। लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, समझा, तभी तो उस आइडिया को अडॉप्ट किया ना। ऐसे कैसे होगा कि सभी लोगों ने रूसो के आइडिया को अडॉप्ट कर लिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को मान लिया, समझा, तभी उस चीज़ को क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। तो ये कुछ बेसिक रीजंस थे जिन चीज़ों की वजह से सोशियोलॉजी क्या हुई, इमर्ज हुई। इतनी क्लैरिटी है तो आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। आपका काम कुछ भी नहीं है, जो 3 पेज हमने लिखे हैं आपको सिर्फ उन पेजों को क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो क्लास में हम स्टार्टिंग उसी से करेंगे, ठीक है।